सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आशीष 3 दिनों से चलना शुरू करा है, 3 दिनों से आउट परफॉर्म करना शुरू करा है। कल भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा। अभी भी देखिए ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगा है। कल हायर हाई भले ही ना बनाओ, लेकिन लो तो हायर ही था। परसों का मंडे का फ्राइडे का लो नहीं तोड़ा, तो उस हिसाब से एक चीज़ तो है कि अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगा। कल भी निफ्टी ने बनाया तो हायर लो ही। शॉर्ट नहीं करना है मार्केट, पोजिशनल शॉर्ट 24,800 के नीचे ही ट्रिगर होगा। बाय का जोन कहां पर होगा? बाय का जोन होगा 24,975 से 25,025, ये आपका बाय का जोन होगा, और 24,925 का स्टॉप लॉस होगा। इस जोन की बात कर रहा हूं क्योंकि मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का रहा है। बाइंग का जोन होगा 54,600 से 54,800, ये एक जोन होगा, और एक बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस आपको रखना होगा करीब 54,500 का। सुबह जब चर्चा हो भी रही थी तो हमारे मैनेजिंग एडिटर रुत सिंघल ने साफ कहा था कि लॉन्ग करना चाहिए। ये क्लियरली कहा था कि अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा है। और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आया। आप मार्केट आप देखिए, निफ्टी स्पेशली 25,203 का हाई बनाया। अनुज जी, गुड आफ्टरनून। आप बात भी कर रहे थे शॉर्ट नहीं जाना है, लॉन्ग करने की राय आपकी तरफ से, और 25,200 का इंपॉर्टेंट लेवल आपने सुझाया था। उसके बाद निकला, हालांकि सस्टेन नहीं किया है, 25,177 के लेवल पर है। लेकिन कैसा लग रहा है अब इन स्तरों पर मार्केट आपको? यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? अब क्या करना चाहिए ओवरऑल? बिल्कुल, देखिए श्रेया, गुड आफ्टरनून। वीरू, गुड आफ्टरनून। पहले तो दर्शकों से माफी चाहूंगा कि मैं स्टूडियो से नहीं जुड़ पाया, किसी काम की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। लेकिन देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है जो आज हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में अभी भी बड़ा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड पर है, और आपको बाय ऑन डिप्स रखना है। और कल भले ही 1 पॉइंट से हमने हायर हाई मिस किया था, लेकिन हायर डू लगाया था, और जब तक सिस्टम में ट्रेडिंग स्टॉप ना हिट हो तब तक आप मार्केट में बने रहें। आप देखिए, बैंक निफ्टी चला है, मेटल्स चले हैं, भारतीय, काफी इंडिविजुअल स्टॉक्स, इसमें अच्छे मूव्स आ रहे हैं। और एक और चीज श्रेया, 25,200 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए, आज का हाई 25,203 ही है, और आज हम सब बात भी कर रहे थे कि 25,200 के ऊपर टिकना जरूरी है, क्योंकि 25,200 के ऊपर अगर आप टिके तो 25,500 बहुत जल्दी आएगा। हाँ, जल्दी आएगा मतलब ये नहीं है कि कल की कल आ जाएगा, लेकिन और मतलब 2-3 दिन में मेरे ख्याल से। आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। आई थिंक 25,150 से 25,200 के बीच में बस ये रेजिस्टेंस है, आखिरी रेजिस्टेंस हम वहीं पर है, ऑलमोस्ट मोर और लेस। अब एक अच्छी चीज हो गई, सपोर्ट आपका अपने आप ऊपर आ गया 25,100 का, और आज आपने टेक्निकली एक और हायर लो बना दिया है, तो उस हिसाब से अब आपको यहाँ पर लॉन्ग ही रहना है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी में बस अब थोड़ा और पुश की जरूरत है, और एक बार आप देखिए कितने धीरे धीरे करके हम सारे लेवल्स क्रॉस करते जा रहे हैं बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर एक बार अगर आपने 55,200 क्रॉस किया और उसके ऊपर टिके, तो वो जो लास्ट रिमेनिंग मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर आएंगे, और फिर बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। और आज भी असली पैसा बैंक निफ्टी में बना है। एक्चुअली 3-4 दिन से पैसा बैंक निफ्टी में बन रहा है। वो जो एक नो ट्रेड जोन था, उससे जब से बाहर आया था बैंक निफ्टी, उसके बाद से बैंक निफ्टी में पैसा बनना शुरू हुआ है। अभी भी व्यू यही है कि बैंक निफ्टी में भी आप लॉन्ग ही रहें, और अगर 55,200 क्रॉस होगा तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद 56,000 तक का बहुत शार्प मूव आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, इन सब के बीच में बस एक ही इशू रहेगा कि एफआईआईज क्या वो शॉर्ट अपने कवर कर रहे हैं फाइनली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 25,200 के ऊपर तो उन्हें शायद शॉर्ट कवर करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो वीक शॉर्ट्स हैं उन्हें तो शॉर्ट कवर करना पड़ेगा। आज आप जिस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं वो जीएसटी कट के बाद जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद का जो इमीडिएट हाई था उसके ऊपर का जोन है, तो उस सेंस में उसकी इंपॉर्टेंस है। वीरू, बैक टू यू श्रेया। जय अनुज, वाकई आई मीन हम 25,200 तक गए अनुज, और निफ्टी बैंक ने अपना वो लास्ट टू एवरेज दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वो हिट किया। अनुज, यहाँ से आगे के सफ़र में आप आई मीन लाइफ बियॉन्ड 25,200 या फिर अबाउट 55,200, क्या ये जो बातचीत हो रही है, क्या ये वार्ता जो हो रही है, इसके से निकल के जो आया हुआ आउटकम है वो एक अहम और निर्णायक भूमिका निभाएगा क्या? बिल्कुल वीरू, आपने ना जिसे कहते हैं ना हिटिंग द नेल ऑन द हेड, वो वाला सवाल पूछा है, क्योंकि आई थिंक अब इस समय लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवेंट्स, जो इवेंट लाइंड अप है। आज देखिए, आप टेक्सटाइल सेक्टर्स में जिस तरीके से तेजी हो रही है, कुछ ना कुछ मार्केट को सेंस बन रही है। और जो पिछले 3-4 दिन में अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो एकदम उन्होंने रिफ्रेन किया है
पहले रोज इंडिया के अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ बोल देते थे। अब देखिए आप 2 हफ्ते से जिस तरीके से उन्होंने रिकॉन्सिलिएटरी अप्रोच रखा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका स्वागत किया है। अच्छा, बाय द वे कल प्राइम मिनिस्टर मोदी का 75th बर्थडे भी है, तो मार्केट को थोड़ी उम्मीद रहेगी कि शायद कुछ ना कुछ अगर एक और थोड़ा सा पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाए उसको लेकर, वो कल उन्हें विश कर रहे हैं और उसके जवाब में वो साथ में कुछ ट्रेड डील की भी बात कर रहे हैं। ये सब चीजें देखिए क्या होता है, ये सब चीजें जुड़ी हुई होती है मार्केट में, ये सब इंटरलिंक्ड होती हैं। एक पर्सनल फ्रेंडशिप है, उसको विश करते करते, साथ में उनको विश करते करते अगर वो कुछ इससे रिलेटेड कुछ बात बोल दे मान ले, तो ये अपने आप में एक मार्केट के लिए क्यों बन जाता है। तो उस हिसाब से बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अब जो मार्केट के लिए अगला क्यों होगा वो यही होगा। इनफैक्ट अब मार्केट में वीरू बाकी सब चीजें अलाइन हो चुकी हैं। 2 ही चीजें अलाइन होनी बाकी हैं। एक है ट्रेड डील यूएस के साथ, वो जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा हुआ है वो हट जाए, और दूसरा एफआई की सेलिंग बस। और ये दोनों भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हैं ये दोनों भी। तो अगर ये हो गया अगर, तो मुझे लग रहा है कि फिर वो जो आपने बोला कि फिर वो इवेंट शायद प्ले आउट होगा मार्केट के लिए। ओके, तो ये बड़ा क्यों। लेकिन अनुज जी, मेरा सवाल आपसे एक और स्पेस को लेके, कमोडिटी स्पेस अगर आप देखें, आज सोना फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर और मुथूट और मनोपुनो फाइनेंस जैसे स्टॉक्स डेज हाई पर, तो इस थीम को कैसे प्ले किया जाए फिलहाल इन स्तरों पर? देखिए श्रेया, मुथूट तो खैर हमने आज भी बिग स्टॉक्स में लिया था, वो तो खैर इंटैक्ट है। इस थीम को तो आप गोल्ड को प्ले करने का बेस्ट तरीका तो मुथूट ही है, मुथूट और मनापुरम। हालांकि टाइटन भी कोई खराब प्ले नहीं है। लॉजिक कहेगा कि टाइटन के नंबर्स खराब होंगे, गोल्ड बढ़ता है तो, लेकिन हमने हमेशा देखा है, हमने मैनेजमेंट से बात भी की है, वो प्रॉपर हेजिंग रखते हैं और कहीं ना कहीं उनके नंबर्स पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। मेटल्स में आई थिंक एक बेस मेटल्स का आप ईटीएफ ले सकते हैं। आई थिंक मेटल्स ईटीएफ इन लेवल्स पर एक अभी भी ठीक ठाक आपको ट्रेड देगा। एक स्टॉप लॉस लगाना होगा ऑब्वियसली आपको, लेकिन जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, और अगर कल जेरोम पावल ने देखिए रेट कट तो तय है 25 बेसिस पॉइंट का मोर और लेस, अगर एक गाइडिंग पाथ दे दिया मार्केट के लिए कि अब अगले 6 महीने में हम और 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करने वाले हैं, या अगले 1 साल में हम 100 बेसिस पॉइंट रेट कट करने वाले हैं, अगर इस तरीके का कुछ गाइड पाथ अगर जेरोम पावल साहब ने दे दिया, उसके बाद मीटिंग के बाद कल शाम को आएगा ऑब्वियसली वो डिसीजन, तो अभी एक और दिन है उसके लिए, अगर वो आ गया तो फिर वो मेटल्स के लिए एक पॉजिटिव होगा। तो बेस मेटल्स को आप प्ले करें बाय डायरेक्ट लिस्टेड स्टॉक्स। गोल्ड में क्या है कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज्यादा लिस्टेड प्ले है नहीं, सिर्फ एक हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा सिल्वर से रिलेटेड है, तो उसमें बेस्ट तरीका होता है गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स के थ्रू उसको अप्रोच करना। वरना सीधा गोल्ड लेना ना क्या तकलीफ है, अगर आपने पिछले 6 महीने में कभी भी गोल्ड लिया है तो वाई नॉट, वो भी एक अप्रोच हो सकती है। जरूरी थोड़ा कि सिर्फ स्टॉक मार्केट के थ्रू इसको प्ले किया जाए। बिल्कुल, तो गोल्ड लेकर भी आप इस पूरे स्पेस को प्ले कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनुज जी, आज हमारे साथ आप जुड़े इतने बिजी होने के बावजूद भी, और पूरे मार्केट को लेकर आपने स्ट्रैटेजी समझाई। अब चलते हैं वीरेंद्र जी के पास। स्टॉक स्पेसिफिक कौन से स्टॉक्स रडार पर आए वीरेंद्र जी, कहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है आपको? बिल्कुल श्रेया, देखिए एक तो श्रेया ये जो रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस है, वायर सेगमेंट है, थोड़ा इस स्पेस पे नज़र रखिए। एक्सेप्शनल अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टैट्स हैं। ओआई एडिशंस, मैं पहला स्टॉक रखूँगा दैट सुप्रीम इंडस्ट्रीज, स्क्रीन पे लेके आइएगा, करीब 2.25% ऊपर है, और ये ऑलमोस्ट जनवरी 2025 के बाद की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं बट ट्रेजेक्ट्री जो है उसको हिट कर रहा है। लुक एट ओआई एडिशन 3.57%, 49,500 शेयर यहाँ जुड़े, ह्यूज बिल्डअप है इसमें। इसकी प्लेसमेंट अट्रैक्टिव नज़र आ रही है शेयर, तो मेरे ख्याल से और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है वो 4620 और 4630 के ऊपर आएगी। उसके बाद ये सही अंदाज़ा देगा कि और तेज़ी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, बट स्टैट्स बेहद शानदार है। ओआई देखिए, पुटराइटर्स को देखिए, उसके बाद केआई इंडस्ट्रीज़ देखिए, ये स्क्रीन पर प्लीज़। मैं जब ओआई की स्कैनिंग कर रहा था यहाँ पर तो ये अपीयर हुआ, और जनाब ये डे हाई पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है यहाँ पर। और ज़रा एक बार इसकी ओआई के साथ साथ रखिएगा इसकी अगर 4000 की पुट हो, 4100 की पुट हो, बहुत ही शानदार बिल्डअप, 4.25% को ओआई। तो पहली थीम हो गई मेरी ये। दूसरी है मिड कैप आईटी में, शायद हम कल से क्लोजिंग में बात कर रहे हैं, जब से आशीष ने वो रिपोर्ट का उल्लेख किया था कि मिड कैप आईटी में क्या है। एक साइंट 3.25% ऊपर, साइंट इज टेस्टिंग 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, और पोस्ट 27 जनवरी के बाद ये पहली बार हो रहा है। तो एक 1260 पे साइंट पे नज़र रखिएगा, साइंस ऑफ रिवर्सल, साइंस ऑफ ये टेम्परेरी रिवर्सल। और मेटल्स में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेटल्स में उल्लेख करूँगा एक वेदांता का, जरा प्लीज़ एक बार वेदांता का ओआई रखिएगा, इट्स 461.25। क्लियरली दिसंबर 2024 से चली आ रही है अभी तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसकी हाई को काटता हुआ बहुत इंप्रेसिव ओआई एडिशंस। तो एक हो गया सुप्रीम, केआई, वेदांता और साइंट।
खैर श्रेया, ट्रेंडिंग और कार्यक्रम का क्रम। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, केया इंडस्ट्रीज, साइंट और वेदांत। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी तेजी, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी। आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखिए कोटक महिंद्रा बैंक शानदार तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, पूरे बैंकिंग स्पेस, L&T, एक्सिस बैंक, सभी की चर्चा भी हो रही थी सुबह। एशियन मोटर्स ऑटो स्पेस में फिर से बाइंग है, तो लगभग 1.5% ये उछल गया। इसके अलावा GMR एयरपोर्ट्स, पिछले 2 दिन पहले हमने रिपोर्ट बताई थी जेफरीज की, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट थी, 108 रुपये प्रति शेयर के टारगेट आए थे और देखिए वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है 3.5% की तेजी के साथ। चोला इन्वेस्टमेंट ये पैनल में पिक किया गया था सुबह, हमने इसको चुना था और 3.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। साइंट अभी जिक्र किया वीरेंद्र जी ने, मिड कैप IT स्पेस से शानदार रैली, 3% आज के सत्र में उछल गया और HFCL में भी देखिए 2.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छे मूड माहौल में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो बैकफुट पर हैं। श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है लगभग 0.25% के करीब। टाटा कंज्यूमर, आप देखें थोड़ा FMCG सेक्टर फ्लैट नजर आएगा, यहाँ पर मुनाफा वसूली 1% के करीब। HDFC लाइफ पर आज डेंट पड़ा है ½ और एशियन पेंट्स काफ़ी बेरिश रिपोर्ट सुबह अंडर परफॉर्म की कॉल आई थी और टारगेट प्राइस भी काफ़ी नीचे का, तो 1% करीब ये लुढ़क गया आज के सेशन में। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिंजिन टूट गया 2.5%। तीतागढ़ रेल सिस्टम लगातार 2-3 सत्रों की तेजी के बाद आज यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 1.5% ये टूट गया। वोडाफोन आइडिया, कल शानदार रैली, इस पर्टिकुलर काउंटर में 8GR ड्यूज को लेकर जो सुनवाई होनी है 19 सितंबर को, उसके मोर्चे पर थोड़ा बहुत चला था ये स्टॉक, लेकिन आज फिर से बैकफुट पर लगभग 2% की गिरावट और एंजल वन में भी आज 1% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। BSC एंजल जैसे स्टॉक्स पे डेंट पड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे MOFSL के स्नेहा पोदार जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, श्रीकांत चौहान, अमित सेठ और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर ये मुद्दा बताएंगे आपको GMR इंफ्रा में क्या चल रहा है। 2:20 पर ये मुद्दा ही आपको बताएंगे इंडिया US ट्रेड डील का किन शेयरों पर असर होगा। 2:30 बजे आशीष चतुर्वेदी आज बताएंगे आपको कि लॉजिस्टिक्स शेयर क्यों भाग रहे हैं। 2:40 पर कंचन नौटियाल से समझेंगे म्यूचुअल फंड्स ने कहां खरीदा और कहां बिकवाली की है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर NCIO गुरमीत चड्ढा जी। 3:05 पर तेजस्वी डीलिंग रूम चेक, 3:10 पर अनुजसी कल के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पर BTST STVT कॉल्स। ओके चलिए ट्रेड्स पिक करते हैं श्रेया, और पैनल आपके स्क्रीन पे है। पैनल आपके स्क्रीन पे टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू से सुसज्जित। बात करते हैं पहले मानस जी से। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए KEI इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे KEI में खरीदारी करनी है। 4100 का 4100 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 4375 तक के टारगेट पॉसिबल है KEI में। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 4200 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 100 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 64 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 175 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, KEI इंडस्ट्रीज अभी जिक्र भी हो रहा था, यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। रचना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून, और मेरी पिक में रहेगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जिसमें आज ऑलरेडी मूवमेंट है। 4616 के ऊपर बैठा हुआ है ये फ्यूचर्स पे। हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 4580 पे, और मेरे हिसाब से थोड़ी और यहाँ पे स्पेस है जहां तक वो जा सकता है, which will be a level of 4700। तो 4700 के टारगेट के साथ एंड 4580 के SL के साथ इसको लॉन्ग करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ओके सुप्रीम, अभी जो मैं 2 स्टॉक्स का जिक्र कर रहा था अपनी स्कैनिंग में श्रेया, KEI इंडस्ट्रीज और सुप्रीम इंडस्ट्रीज दोनों कॉल में आ गए। यकीन मानिए ओवर हीटेड कमोडिटी थे दोनों के दोनों स्टॉक्स। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, टेक्निकल सेटअप पे शानदार यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स डी हाई पर आके ट्रेड करते हुए, और दोनों का जरा एक बार व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट करने के लिए जरा OI भी रख दीजिएगा। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? सो वीरेंद्र जी, पॉलीकैब में भी अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं और 7350 के लेवल के आसपास एज ऑफ नाउ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 7450-7500 के प्राइस मूव के लिए पॉलीकैब पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7320 का। पॉलीकैब में खरीदारी की राय। पिछले 2 दिन से थोड़ा सा डमाडोल थी स्थिति, लेकिन यहाँ पर आप देखें आज निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक?
गुड आफ्टरनून। मेरी पिक सुप्रीम इंडस्ट्रीज थी, लेकिन मैंने अब चेंज करके डीएलएफ कर दिया है। डीएलएफ में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है 200 डेली मूविंग एवरेज की ऊपर इस समय चल रहा है। वेरी गुड सेटअप। स्टॉप लॉस होगा 4470, सॉरी 764 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 820 का। ओके, डीएलएफ लग रहा है आज पूरा का पूरा जो पैनल है ना वो रियल एस्टेट पे और घर के अंदर लगा जो सामान है उसी को खरीदने में मशरूफ है। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आपकी कॉल क्या रहेगी? ये भी सही है। अमित जी के पास आवाज ही नहीं जा रही है। स्नेहा जी के पास चलते हैं। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून। आपकी कॉल मैम सुन पा रहे हैं शायद वो। सुन रहे हैं? अच्छा, श्रेया के पास चला गया अमित जी का फोन है। नहीं, एक्सप्रेशंस नोट किए ना मैंने अमित जी के आपकी कमेंट्री के बाद, तो मुझे लगा कि सुन पा रहे हैं वो। अमित जी, अगर आपको मेरी एनीवे कोई बात नहीं सर, आप बताइए अपनी कॉल क्या है आपकी? जी, कॉल तो डीएलएफ थी बट चेंज कर लेता हूँ। मुझे एवेन्यू डीमार्ट काफी अच्छा लग रहा है। डीमार्ट अगर वीरेंद्र जी आप देखें तो 10 और 20 डेमा के और वीकली सपोर्ट से एक रिवर्सल दिखा रहा है। यहाँ पे पुल बैक लगता है कंप्लीट है। लगभग 4690 का प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 4630 का और टारगेट्स रहेंगे 4800 एंड 4850 के। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पे खरीदारी कराई अमित जी की तरफ से। डीएलएफ इनकी पिक थी लेकिन वो सोमिल जी ने चुन लिया। चलिए एक बार रिकैप कर देती हूँ ताकि आप सारे टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाए। मानस जी ने की या इंडस्ट्रीज चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय 4375 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 4100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा 4200 वाला कॉल ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। रचना जी ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे दाव लगाया है, अच्छा लग रहा है उनको वो काउंटर। आपके स्क्रीन पर आएगा टारगेट 4700 के टारगेट, 4580 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी को पॉलीकैप पसंद आ रहा है, डेज हाई पर 2% की तेजी और 7500 तक के टारगेट देख रही हैं वो। 7320 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी की पसंद पहली थी सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वो पिक हो गया तो डीएलएफ चुना उन्होंने। उसके अलावा अमित जी का एवेन्यू सुपरमार्ट 4850 तक के टारगेट, 4630 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब स्नेहा जी के पास चलते हैं। स्नेहा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। गुड आफ्टरनून स्नेहा जी। फंडामेंटल आइडिया क्या होगा आपका? मार्केट तो इन स्तरों पे अच्छा लग रहा है, कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? गुड आफ्टरनून। तो मेरी फंडामेंटल पिक है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया की बात करें तो एक ब्रॉड बेस्ड रिवाइवल पावर जेन सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और डेटा सेंटर से डिमांड काफी सर्ज हो गए, जो कि प्री एमिशन लेवल्स पे डिमांड वापस से रिवाइव हो गया है। प्लस जो हाई केवी नोड्स है वहां पे भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग और जो नेटवर्क है, तो मार्केट शेयर गेन भी कर रही है कंपनी। एंड इनके जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है वहां पे भी न्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर गेन कर रही है। एंड एक्सपोर्ट मार्केट में थ्रू डेटा सेंटर रिक्वायरमेंट डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल प्री एमिशन लेवल्स पे डिमांड पहुंच गया है एंड ये सस्टेन करेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, गिवन जो न्यू सेगमेंट्स है वहां से जो डिमांड आ रही है काफी स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल है। तो आगे जाके हम 20% प्लस काइंड ऑफ अर्निंग्स कैगर देख रहे हैं एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो क्यूमिंस इंडिया कंसिडर कर सकते हैं विद टारगेट प्राइस ऑफ 4500। ओके, क्यूमिंस इंडिया 4093 पे आपका बाय कॉल है। मीनवाइल एक बार जरा आप लेके आइएगा हाउसिंग इंडेक्स, निफ्टी हाउसिंग, जरा एक बार देखते हैं इसको और ये क्या कर रहा है। ये है 11612 पे। यस, निफ्टी हाउसिंग इज़ ट्रेडिंग एट 11611, यानी 26 दिसंबर 2024 के बाद ये अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। मैं आपको इनफैक्ट कुछ देर में ना इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इनके जो पार्ट्स हैं, उसका उल्लेख करके बता रहा हूँ। और देखिए स्क्रीन पे सिर्फ वही तेज़ी है। सुप्रीम को देखिए, केआई इंडस्ट्रीज़ को देखिए आप, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। अच्छा, एक बार लेके आइए जरा, चलते हैं एचएफसीज़ की तरफ। क्या वहाँ भी ये रुख है? LIC हाउसिंग फाइनेंस ये क्या कर रहा है जनाब? इट्स 570। क्या उतना शार्प है ये? कह सकते हैं आप? ना, नहीं, सुबह कन्विक्शन था लेकिन नहीं, अभी नहीं। अब मैं विषय को थोड़ा छोड़ता हूँ, इससे मोड़ता हूँ ऑटो की तरफ। एक बार लेके आइए स्क्रीन पे आप मारुति। अब मारुति थोड़ा सा एक मूव दे रहा है। इट्स 15431। यस, हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, अपने करियर के शिखर पे जा रहा है।
अमित जी, एक बार फिर से आपके पास आऊँगा। अभी मारुति को ट्रेड करना चाहिए क्या शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि बहुत ओवर बॉट है, मेरे को पूछते हुए एक हिचकिचाहट सी हो रही है, आपका सेंस क्या कहता है? वीरेन जी, यहाँ पे कोई साइन ऑफ वीकनेस तो नहीं है, स्टॉक कंटिन्यूअसली 10 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट जैसे कि आपने कहा एक्सटेंडेड जरूर है और एक काफी अच्छी यहाँ पे रैली आ चुकी हुई है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा डिप का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर किसी की पोजीशन ऑलरेडी है तो पोजीशन को बरकरार रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा लगभग रहेगा 15,300 रुपीज का। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति मारुति सुजुकी में अपनानी है। काफी चल चुका है स्टॉक डेज हाई पर करीब 1.5% की तेजी के साथ कर रहा कारोबार। इनफैक्ट मैं कुछ और स्टॉक्स देख रही थी जो डे हाई पर फिलहाल दिख रहे हैं। टाइटन एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, लगभग 1% की तेजी के साथ डेज हाई पर टाइटन आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 3,565 के लेवल पर निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, टाइटन इस बीच कैसा है? एक बार स्नेहा जी, टाइटन कैसा लगता है आपको ये पर्टिकुलर काउंटर और ये गोल्ड जिस तरीके से पूरे स्पेस में हमें तेजी देखने को मिल रही है, इसको लेकर टाइटन में कोई कंसर्न्स हैं क्या? लंबी अवधि के लिए स्टॉक कैसा लग रहा है? देखिए, टाइटन में एक्चुअली बिकॉज गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड सॉफ्ट है, जो ओवरऑल फुटफॉल्स है उसमें सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ हायर गोल्ड प्राइसेस वो कंपेंसेट हो जा रही है। तो वैल्यू लेवल पे अगर आप देखेंगे तो टाइटन की जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसके लिए हमें वो स्टेबल दिखाई दे रही है, बट डिमांड में डेफिनेटली वीकनेस है एंड विद राइजिंग गोल्ड प्राइसेस ये थोड़ी वीकनेस कंटिन्यू करेगी। बट आगे अभी Q3 में बिकॉज मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएंगे तो थोड़ी सी डिमांड में एक रिवाइवल हम देख सकते हैं। सो ओवरऑल डिमांड जो नेक्स्ट अगर आप फ्यू क्वार्टर्स की बात करें तो डिमांड में सॉफ्टनेस है। इन पॉकेट्स वेडिंग सीजन में डिमांड हल्की फुल्की रिवाइव होगी, तो आप काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट टाइटन में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, रेंज बाउंड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, Q3 से रिवाइवल की उम्मीद है। फिलहाल वेडिंग सीजन में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन सबड्यूड रह सकते हैं क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी ऊपर। चलिए अब एक और स्टॉक की बात करते हैं, GMR एयरपोर्ट्स, जो कि जिक्र भी कर रहे थे हम। शानदार रैली आज के सेशन में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर एकदम से टॉप गेनर बन गया ये वायदे का क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में, समझाने के लिए यतिन मोहता जी हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन जी बताइए, एकदम डेज हाई पर क्या है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून श्रेया। और GMR एयरपोर्ट्स पिछले 3-4 दिनों से यहाँ बहुत सारी बल्क डील्स देख रहे हैं, बहुत सारा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो GMR एयरपोर्ट्स पिछले काफ़ी दिनों से फोकस में इसीलिए क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त फंड एक्शन है। FY 26 के लिए प्रॉफिट का पॉजिटिव गाइडेंस उन्होंने दिया है। उनको लगता है कि कंपनी पैट पॉजिटिव FY 26 पे आती हुई नज़र पड़ेगी। और जहाँ तक कि मार्जिन्स का सवाल है, यहाँ भी क्योंकि नॉन एरो बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपको मार्जिन्स भी सुधरते हुए नज़र पड़ेंगे। इनफैक्ट कुछ समय पहले ही CNBC TV 18 पे मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में ये भी कहा कि पिछले दिनों जो बल्क डील्स हुई हैं, लोगों को लग रहा था कि GQG ने शेयर बेचे। इनफैक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से उन्होंने शेयर बेचे नहीं, शायद खरीदे होंगे। तो GQG का जो ओवरहैंग था कि यहाँ उन्होंने शेयर बेचे हैं, उस पर भी मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दी। इसके अलावा नॉन एरो बिजनेस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ की गाइडेंस की बात मैनेजमेंट ने करी है, जिसके बाद स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी में दिख रहा है। अगर हम नॉन एरो बिजनेस की बात करें तो यहाँ औसतन EBITDA मार्जिन जो है 18 से 20% का है और मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से यहाँ डबल डिजिट ग्रोथ पॉसिबल है, जिसके कारण अगर आप देखें तो यहाँ कंट्रीब्यूशन बिजनेस में अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस की भी पॉजिटिव रहा है कंपनी पे। जेफरीज की एक बाय कॉल है 108 के टारगेट के साथ और इनको लगता है कि 28% इनका एयर ट्रैफिक में मार्केट शेयर है जो आगे जाके बढ़ सकता है। इनका नॉन एरो कारोबार भी यहाँ से अच्छा दिख रहा है। सिटी की भी बाई की रेटिंग है 103 के टारगेट के साथ और इनको लगता है कि जो दिल्ली की कमर्शियल लैंड वैल्यू है ये भी बढ़ती हुई नजर पड़ रही है। स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो 3 महीने में स्टॉक ने 10% का रिटर्न दिया है, हालांकि पिछले एक हफ्ते में ही स्टॉक में 6% का रिटर्न मिला है और आज भी अगर आप देखें तो स्टॉक वायदे मार्केट का टॉप गेनर बना हुआ है। जी हाँ यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। GMR एयरपोर्ट्स 90 to 87, क्या वाइल्ड स्विंग दिया है 2 सेशंस में इस स्टॉक ने। और अगर आप इसको देखें इस वक्त अक्टूबर 2024 से जो इस वक्त की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी जहाँ पे इसने ट्रेड किया, उसी क्लस्टर में आके ट्रेड कर रहा है। मानस, ये आपकी कॉल से बहुत शुमार रहा है, बहुत ज़्यादा शुमार रहा है। मैं कुछ देर के लिए उसको ज़रा वीकली पे रीड कर रहा था मानस, और वीकली पे मेरे को एक एडवांटेज ये नज़र आ रहा है कि इट्स अ थर्ड अटैम्प्ट। मीनवाइल जरा डायरेक्टर साहब प्लीज़ निफ्टी लेके आइएगा। निफ्टी 25,209, ये एक पिवट पॉइंट फ्रॉम एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू था, याद रखिएगा। एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहीं पे करीब
जरा डायरेक्टर साहब वो 2 बजे की प्लेट लेके आइएगा, आउटस्टैंडिंग कॉल्स को देखते हैं एक बार। सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन 16 सितंबर की एक्सपायरी का यहीं पर था। अब हम उस जोन को क्रॉस करते हुए, तो ये थोड़ा सा कॉल राइटर्स के लिए अगर आप देखें तो परेशानी का सबब, अगर टिक गए तो एक और स्विंग प्रोवाइड करेगा। और एक और चीज़ पैरेलली इसी के अलाइन जो चीज़ है, निफ्टी आईटी अब 0.35% ऊपर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, इसमें स्मार्ट रिकवरी है। और एक और चीज़ बैंक निफ्टी क्रॉस करता हुआ इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये देखिए 25,200 पे 3.25 करोड़ कॉल खड़ी थी और हम उस जोन को ट्रेड कर रहे हैं क्रॉस करके। कुछ देर टिक गए तो मेरे ख्याल से शायद निफ्टी कॉल राइटर्स के लिए परेशानी का सबब होगा। अच्छा मानस, कमिंग बैक टू दैट GMR एयरपोर्ट्स, आपका टेक क्या है? ये वीकली पे 3rd अटेम्प्ट है इस जोन को क्रॉस करने का, कैसे रीड कर रहे हैं आप GMR एयरपोर्ट्स? तो देखिए काफी पॉजिटिव है और आज मॉर्निंग में भी यहाँ पर आई थिंक व्यू मैंने दिया है और मेरा समझना है कि 96 रुपीज तक के टारगेट स्टॉक बिल्कुल दिखा सकता है। वो जो वीकली पे जो प्रीवियस हाई था मेरे ख्याल से वो तो टेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तब तो आपको शायद 105 से 110 की रेंज भी स्टॉक दिखा देगा। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अगर एक ट्रेड लेना हो तो पोजिशन ही लेना बेहतर रहेगा। 89 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और फिर टारगेट आप 95 96 करें, फिर टारगेट आप करीब 100 रुपए की सेट करके चलिए। ओके, GMR एयरपोर्ट्स पोजिशनल बाई के लिहाज से अच्छा, 108 तक के टारगेट प्राइस आए हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से भी, तो अच्छा लग रहा है काउंटर दोनों को ही, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, फंडामेंटल आधार पर भी। कुछ और स्टॉक्स में देख रही थी, इनफैक्ट ज्वेलरी स्पेसेस से ही आप देखें, गोल्ड फाइनेंसिंग पर्टिकुलर काउंटर का अगर बात करें, मुथूट देखें आप, इसके अलावा आप देखिए मनपुन फाइनेंस, मुथूट बिग स्टॉक्स में शुमार भी था, डेज हाई पर शानदार रैली। एक बार मुथूट भी रखी स्क्रीन पर, वो बिग स्टॉक्स में शुमार और अच्छी खासी एक और वर्टिकल राइज आपको देखने को मिलेगा लास्ट टिक में। क्या करना चाहिए मुथूट फाइनेंस में कविता जी? क्या इस रैली को चेज करे अभी या फिर रिस्क है, क्या करना चाहिए? काउंटर काफी स्ट्रांगली पॉइज्ड है अपने सारे ही टाइम फ्रेम पर, और अभी रिसेंटली इसने अपना प्रीवियस पीक जो है उसका ब्रेकआउट देते हुए देखा है। 2993 के लेवल पर है एज ऑफ नाउ। अगर जिनकी भी पोजीशन है वो 2968 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं और द प्राइस मूव ऑफ 3020 3050। ओके, जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। फिलहाल अच्छा मोमेंटम पूरे स्पेस में, गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस में हमें देखने को मिल रहा है। चलिए और एक स्पेस की बात कर लेते हैं, टेक्सटाइल स्पेस की बात करते हैं। पूरे देश और बाजार की नज़र आज दिल्ली पर है, जहां भारत US ट्रेड डील पर बात शुरू हो गई है। अब इसका बाजार पर क्या होगा असर, ये बताने के लिए यतिन जी जुड़ रहे हैं। यतिन जी बताइए, बाजार पर क्या असर होगा, कोई ऐसे स्पेसेस जो फोकस में रहेंगे? राइट तो आज एक ऑल इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और ट्रेड टॉक्स जो है US के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच के साथ आज भारत में हो रही है। कल देर शाम वो भारत लैंड हुए और आज भारत का डेलीगेशन, US का डेलीगेशन ट्रेड टॉक्स करेगा। ऑब्वियसली काफ़ी दिनों से एक ओवरहैंग बना हुआ है भारतीय शेयर मार्केट्स के लिए, जो कि एक अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स है एशियाई लेवल पे, और कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि बहुत अच्छे नोट पे ये ट्रेड डील की चर्चाएँ चालू हैं और बहुत सारे अधिकारी इसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशन से पहले ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। उसकी भूमिका कहीं ना कहीं ट्रंप और मोदी साहब ने सोशल मीडिया के जरिए बताई भी कि वातावरण पॉजिटिव है और दोनों ही एक दूसरे के अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं और ऑलरेडी हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। राजेश अग्रवाल भारत के तरफ से यहाँ अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। इंडिया की बात करें तो यहाँ टोटल एक्सपोर्ट्स जो US में हैं वो लगभग $88 बिलियन के आसपास है 2024 में, और इंपोर्ट जो है $42 बिलियन के आसपास है। तो भारत का एक फेवरेबल ट्रेड US के साथ ऑलरेडी होता है। हालांकि 66% इस एक्सपोर्ट्स का, यानी लगभग जो $60 बिलियन के आसपास की ट्रेड है, इस पे 50% टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है। और सेक्टर्स जो हिट हुए हैं वो है टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, श्रिम्प इंडस्ट्री। लेकिन आज ये जो इवेंट हुआ है उसके बाद सारे के सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स, चाहे वो वेल्सपन लिविंग हो, KPR मिल्स हो, कोकेक्स, अरविंद लिमिटेड, इन सारे के सारे शेयर्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। श्रिम्प कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ भी एक पॉजिटिव असर है, खास करके अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन, जिनका एक ऑब्वियसली थोड़े दिनों पहले यूरोप की भी अच्छी न्यूज़ आई थी, जिसके बाद स्टॉक्स में आपने मोमेंटम देखा। तो टेक्सटाइल, जेम ज्वेलरी और जो फीड स्टॉक्स हैं यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं। भूमिका ये है कि शायद आगे जाके पॉजिटिव नोट पे ट्रेड टॉक्स ख़त्म हो और बहुत जल्द US और इंडिया का एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बने, जिसके अंदर भारत को एक फेवर्ड नेशन का दर्जा मिले।
ओके, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। श्रिम्प शेयर, टेक्सटाइल शेयर्स में अच्छी खासी तेजी, कुछ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक साउंड हो सकता है यहाँ पर ट्रेड डील को लेकर, तो एक सेंटिमेंट सुधर रहा है। स्नेहा जी, अगर टेक्सटाइल या श्रिम्प स्पेस, दोनों स्पेस में से कोई एक स्पेस में हाथ लगाना हो जहाँ पे थोड़ी आपको आगे चलकर संभावनाएं दिख रही हैं अच्छी, तो वो कौन सा स्पेस होगा, और उस स्पेस में से कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो? देखिए, तो मेरी पसंदीदा स्पेस टेक्सटाइल रहेगी, और उसमें सबसे पहले लाइक रेमंड लाइफस्टाइल जो है उसे मैं प्रेफर करूंगी। तो ओवरऑल अगर आप रेमंड लाइफस्टाइल की बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी डिसेंट थी रिसेंटली, एंड ओवरऑल टेक्सटाइल और एपरल दोनों ही सेगमेंट कंपनी के काफ़ी बेटर कर रहे हैं। तो ये अगर टैरिफ हेडविंड्स हट जाती तो यहाँ से ग्रोथ फर्दर एक्सलेरेट होगी, क्योंकि ओवरऑल जो इनके परफॉर्मेंस पे जो थोड़े बहुत प्रेशर थे एक्सपोर्ट मार्केट रिलेटेड, वो काफ़ी कुछ रिमूव हो जाएंगे। एंड मैनेजमेंट प्लस जो जीएसटी के बेनिफिट है वो भी ना कहते कंपनी को कहीं ना कहीं एक एज अ बूस्टर डिमांड रिवाइवल में हेल्प करेगा। तो डिमांड यहाँ से दोनों ही डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है, एंड इनके जो ओवरऑल ब्रांड्स है काफ़ी वेल एक्सेप्टेड ब्रांड्स है। तो एक अच्छी ब्रांड पावर के साथ और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ डेफिनेटली रेमंड लाइफस्टाइल को एक लीडिंग पोजीशन में है कंपेयर टू उनके पियर्स। तो रेमंड लाइफस्टाइल को देखा जा सकता है। ओके, रेमंड लाइफस्टाइल आपका कन्वर्शन कॉल है इसमें 1328 में टेक्सटाइल स्पेस में। अब इस पैनल में एक और मेहमान को जोड़ते हैं। कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सेटअप बेहद शानदार, रिएक्शन बहुत शानदार, बाजार की इस तेज़ी में पार्टिसिपेट करने वाले सेक्टर्स की संख्या रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई, और आज आई थिंक इन ट्रेड टॉक्स के बीच में आपका श्रिम्प, आपका टेक्सटाइल स्पेस भी पार्टिसिपेट कर। फाइनली आपके पास सारी स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं। आपका बाजार पे व्यू और आपका ट्रेड इस वक्त का, श्रीकांत। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बिल्कुल देखिए, मार्केट का जो मोमेंटम है वो अभी कुछ महसूस हो रहा है। मार्केट ने 25,150 के लेवल्स को रिटेस्ट किया अभी कुछ देर पहले ही, और उसके बाद की जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी मैं कहूँगा कि उत्साहजनक है, जिसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि मार्केट कम से कम 25,265, 25,300 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे अचीव कर सकता है, और इवेंचुअली फिर मुझे लगता है कि ग्रेजुअली हायर लेवल्स तक जा सकता है। स्ट्रैटेजी अभी भी बाय ऑन डिप्स के होनी चाहिए, लेकिन आज अभी जैसे 25,150 के लेवल्स को रिटेस्ट करके रिकवरी की है, बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है कि मार्केट में मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, और हमें मोमेंटम बेस्ड रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्पेसिफिकली मुझे लगता है इन लेवल्स पे अगर खरीदना है कोई स्टॉक तो वो है वेदांता। 460, 462 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके टेक्निकल पैटर्न में मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने 450-55 के करीब रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद करेक्शन हुआ था। इस बार फर्स्ट टाइम ये स्टॉक कंफर्टेबली इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वीरेंद्र देखिए, यहाँ से मुझे लगता है ये स्टॉक 475 से लेकर 478 तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से वेदांता को खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 454 रुपए का। 454 का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। ओके, वेदांता यहाँ पर खरीदारी की राय श्रीकांत जी की तरफ से। अच्छी तेजी आज के सेशन में, कल के भी सेशन में हमने देखा सेटल डिस्प्यूट जो है था सेप्को के साथ, वो सेटल कहीं ना कहीं किया वेदांता ने, जिससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी अच्छा लग रहा है। इसको रडार पे रख सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल का, वो ले लेते हैं मानस जायसवाल जी, कविता जैन जी और अमित सेठ जी से हम लेंगे टॉप कैश कॉल। बताइए कविता जी, आपकी टॉप कैश कॉल क्या होगी? So Shreya, Shipping Corporation of India, that seems good. As of now, it is trading at 5130 के लेवल पर as of now ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है अपसाइड मोमेंटम इज पॉसिबल अबाउट जस्ट अ सेक, देयर लाइज सर्टेन इशू। 218 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अपसाइड मोमेंटम अपने प्रीवियस पीक की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। 228 के लेवल के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं 215 के स्टॉप लॉस के साथ। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 218 पे आपका बाय कॉल था। चलते अगले ट्रेड के लिए अमित जी के पास। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप?
वीरेन जी, मैं सीएट लिमिटेड के साथ जाऊंगा। सीएट अगर आप देखें तो रिसेंटली इसने सारे अपने की मूविंग एवरेजेस क्रॉस किए थे, 200 एमआ भी रिगेन किया था। उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर। कंसोलिडेशन में 200 एमआ होल्ड रहा और आज के सत्र में इसने अपने सारे एवरेजेस वापस रिगेन कर लिए हैं। ओवरऑल आज के वॉल्यूम्स भी काफी इंप्रेसिव है, तो इसे बाय करें। 3442 3442 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3340 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 3700 के। 3700 के टारगेट के लिए सीएट अच्छा लग रहा है मुझे को, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से कैश कॉल के लिए। मानस जी, आपका कॉल क्या होगा? तो देखिए श्रेया जी, जी शिपिंग में खरीदारी करने की राय रहेगी। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में खरीदारी करनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 3 मंथ से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, 200 मूविंग एवरेज के अराउंड चल रहा था, लेकिन फाइनली अपर बैंड को, जो कंसोलिडेशन जोन था उसके अपर बैंड को ब्रेक किया है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1024 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1125 के टारगेट सेट करेंगे। ओके जी, शिपिंग यहाँ पे खरीदारी की राय। डेज हाई पर शानदार मोमेंटम है इस पर्टिकुलर काउंटर में, आज लगभग 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। शिपिंग स्पेस में अच्छी खासी तेज़ी। इसके अलावा मैं देख रही थी मेटल स्पेस में अच्छी रौनक और पिक्स भी हुए हैं इस स्पेस से। एक बार टाटा स्टील रखेंगे स्क्रीन पर। टाटा स्टील इसमें देखें तो 6 सत्रों से एक बेहद नैरो रेंज से ये ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। जुलाई 2024 का हाई निकाल रहा है। अब टाटा स्टील पर अमित जी, टाटा स्टील पर क्या राय अभी फिलहाल इन स्तरों पर? श्रेया जी, यहाँ पे क्लियरली चार्ट्स में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अगर 3.5 बजे तक ये लेवल्स मेंटेन रहते हैं तो एक अच्छा खासा कंफर्मेशन आएगा। स्टॉक अगर हम देखें तो अपने रेजिस्टेंस में पिछले 7-8 दिनों से बहुत ही एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था और आज उसका ब्रेकआउट हो रहा है। प्रीवियसली ये जो मूव हमने 163 से 170 तक देखा, दैट वाज बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी, और एक लंबे अरसे से 170 इसका रेजिस्टेंस रहा है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 168 का और हमारी अगली रेजिस्टेंस आती है 185। तो 169 168 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील को लें और टारगेट्स हमारे 185 के रहेंगे। ओके, टाटा स्टील मेटल्स में यहाँ पर श्रेया ने प्रश्न पूछा। मैं एक बार आपके स्क्रीन पे रखना चाहूँगा एक सेगमेंट जो कि ज़्यादातर जो है वो परसिस्ट करता है, जिसकी प्रेजेंस है केमिकल स्पेस में, फर्टिलाइजर्स में। लुक एट फैक्ट 1008 पे ट्रेड करता हुआ बड़ा मूव डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। फिर आप लेके आइए राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर्स को और ये करीब करीब 156-50 पे। अभी जब आपने जिक्र किया कविता जी, जब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, हालांकि इसमें मूव अभी आ चुका है ऑलरेडी, बट मैं उसके बाद बाकी सेगमेंट्स को देख रहा था जहाँ पे डे हाई के टिक्स आ रहे हैं। आरसीएफ, फैक्ट, ये फर्टिलाइजर स्पेस में यहाँ भी कुछ स्कैनिंग करी आपने कविता जी? कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पर? आरसीएफ को अगर देखें तो बहुत अच्छा बेस इसने क्रिएट किया है 152 के लेवल पर। एज ऑफ नाउ 156 के लेवल पर है। अगर लिटिल पोजिशनली इसको देखें तो इसकी प्रीवियस पीक 162-64 तक दिखती है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 158-160 के प्राइस मूव के लिए आप आरसीएफ देख सकते हैं। विद गुड वॉल्यूम इट इज मूविंग अप। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 155 का। ओके, आरसीएफ 155 155 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। खरीदारी की राय। डेज हाई पर शानदार रैली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और स्पेस की बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स स्पेस की, इसमें आज अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिख रही है हमें। और एजिस लॉजिस्टिक्स आपके स्क्रीन पर पूरा पैक दिखेगा। डिलीवरी देख लीजिए आप, एल कार्गो, कॉनकॉर, सभी में अच्छी खासी तेजी। लेकिन तेजी क्यों है, क्या रिपोर्ट है ब्रोकरेज की, बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बढ़िया हाई कन्विक्शन रिपोर्ट आई है, पूरे सेक्टर के ऊपर रिपोर्ट आई है। समझे इस रिपोर्ट के बारे में। इससे पहले देख लेते कि क्या टारगेट्स हैं। तो एजिस लॉजिस्टिक्स कन्विक्शन काफ़ी बढ़िया, 895 का टारगेट है। डिलीवरी पर भी ओवरवेट की रेटिंग 575 रुपये का टारगेट है। लेकिन टीसीआई एक्सप्रेस और कॉन्कोर, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है। क्यों न्यूट्रल की रेटिंग है समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो सेक्टर में काफ़ी बढ़िया मौके लग रहे हैं। अब बात करते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स की और डिलीवरी की, क्योंकि ये दो अगर आप देखें तो इस सेक्टर में इनकी टॉप पिक है और यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा एक्शन नजर आएगा। एजिस लॉजिस्टिक्स में अगर आप देखें तो इस भाव से तकरीबन 13% की जो अपसाइड है ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भारत में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है इसमें ग्रोथ आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर आप देखें तो ये सेक्टर और स्पेस ऐसा है कि जहाँ पर
काफ़ी एंट्री बैरियर्स हैं और एजिस लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एलपीजी के लगातार इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो पोर्ट की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक इन्हें पसंद है। अब बात करते हैं डिलीवरी की। यहाँ पर भी ओवरवेट की रेटिंग है, 575 रुपये का टारगेट है और ये बता रहे हैं कि पूरे लॉजिस्टिक स्पेस में देखें तो जो ई कॉमर्स वाली कंपनीज हैं यहाँ पर ग्रोथ आपको सेक्टर से बेहतर देखने को मिल सकती है और इसी के लिए FY30 तक इनका एस्टिमेट है कि 16% CAGR की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो छोटे शहर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और साथ में डिलीवरी ने हाल ही में जो अपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इसका रिटर्न आगे देखने को मिलेगा। अब TCI एक्सप्रेस की बात करते हैं। बता रहे कि ओवरहांग खत्म हो चुका है, जो बुरा दौर है, मुश्किल वक्त है, वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब इंडस्ट्री के डायनामिक्स इस प्रकार से चेंज हो रहे हैं कि कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं है। इसी के चलते अगर आप देखें तो बता रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो EPS के फोरकास्ट किए जाते हैं वो इतने अग्रेसिव देखने को ना मिले। इसके लिए न्यूट्रल की रेटिंग है और सिर्फ 755 रुपये का टारगेट है। सिमिलरली अगर आप देखें तो जो कॉन्कोर पर व्यू है, कॉन्कर पर उनका मानना है कि जितनी भी ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्राइस्ड नजर आ रही है। जो वैल्यूएशन मार्केट फिलहाल के लिए दे रहा है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी के चलते यहाँ पर भी न्यूट्रल की रेटिंग है, 590 रुपये का टारगेट है। लेकिन खास बात यह है कि डिलीवरी और साथ में एजिस लॉजिस्टिक्स, ये दो स्टॉक इनकी तरफ से हाई कन्विक्शन वाले हैं। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और 25,228 के लेवल पर निफ्टी शानदार रैली, यहाँ पर डेज हाई पर निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 25,230 का भी अब लेवल आ सकता है। तो वीरेंद्र जी, अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, डेज हाई पर है निफ्टी, शानदार रैली, और अगर ये क्लोजिंग 25,200 के ऊपर की होती है, फिंगर क्रॉस, तो क्या 25,500 का जो हम बात कर रहे थे वो रास्ता भी खुलेगा? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए श्रेया, आप अगर आप कॉल्स का कंसंट्रेशन देखें, सरल भाषा में जहाँ जहाँ कॉल बिकी हुई थी वो दो ही जगह थी, 25,200, 25,500। आप ये देखिए श्रेया, कल सुबह निफ्टी IT कहाँ खुला था, थ्रस्ट कहाँ का है, लोग डिप्स पे बाय करने की वकालत या फिर सोच या फिर अब एक फीलिंग रखते हैं। निफ्टी IT जहाँ खुला श्रेया वही लो था। तो इससे आपको एक चीज़ मालूम चल रही है कि शॉर्ट होल्डर को थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। बीते 5 सेशन में श्रेया FIs ने अपने 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहा था, द मोमेंट यू विल स्टे और क्रॉस अबाउट 25,148, जैसे ही आप 25,148 को निकालेंगे श्रेया, आपकी जो 25,209 और इवन मैं अपने मॉर्निंग के लेवल रख देता हूँ स्क्रीन पे एक बार फिर से, 244 और 273 क्या होता है, एक्सपायरी के दिन कॉल बिकी होती है। अब जैसे ही वो जोन कटा ये खुल जाएगा श्रेया। और एक और चीज़ श्रेया, निफ्टी IT की बात हो गई, निफ्टी की बात हो गई, लुक एट निफ्टी बैंक 55,150। इसका मतलब ये है बाजार के पास एक और नया ट्रिगर है और वो है निफ्टी बैंक अबव ऑल मूविंग एवरेज। तो श्रेया, जो आप बात कह रही हैं 25,500, हालांकि मेरी आदत है कि मैं लेवल टू लेवल चलता हूँ, एक दिन में इतना, एक दिन में इतना, एक दिन में इतना, लेकिन हाँ टेक्निकली एज पर द ऑप्शंस, एज पर द एक्सपायरी सेटअप, वो जोन खुल जाएगा श्रेया। बिल्कुल, डेज हाई पर निफ्टी, बैंक निफ्टी। चलिए, इस वक्त अब हो चुका है धमाकेदार ऑप्शन का वक्त, धमाकेदार ऑप्शन भी ले लेते हैं। हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शन के लिए हैं मानस जायसवाल, रचना वैद्य और श्रीकांत चौहान जी। श्रीकांत जी, बताइए धमाकेदार ऑप्शन के लिए आपने क्या चुना है? श्रीकांत जी, अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, तो देखिए वैसे इस मार्केट में अगर जहां पे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है विद अलोंग विद ब्रेकआउट, वो मेटल स्पेस है और मेटल स्पेस में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी और बरकरार रहेगी। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से हम मेटल्स के स्टॉक में ही मैक्सिमम कॉल्स देने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये स्पेस जो है वो एक धड़ाकेबाज परफॉर्मेंस दिखा सकता है आने वाले दिनों में। करंट लेवल से मुझे लगता है कि जो टाटा स्टील है उसके 172.50 के कॉल्स खरीदने चाहिए, 3 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं और अगर मैं करंट लेवल से इसे खरीदता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो रहेंगे 2 रुपए के करीब के और टारगेट्स नजर आते हैं हमें 5.5 रुपए के। तो करंट लेवल से टाटा स्टील के कॉल ऑप्शंस खरीदे जा सकते हैं 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, टाटा स्टील अभी शायद इसको स्कैन करवा ही रही थी और 170 की स्ट्राइक 2 पे आपको पिक करनी है। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा ऑप्शंस में?
हाँ जी, वैसे तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डे है ऑन द अपसाइड, लेकिन क्योंकि बहुत सारे मूव्स ऑलरेडी अपसाइड पे प्ले आउट हो रहे हैं और हो चुके हैं, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम नेस्ले में थोड़ा डाउनसाइड पे मूव आ रहा है, तो दैट्स व्हाई वी विल गो विद नेस्ले का पीई, जिसको हम बाय करेंगे 1200 का पीई हम इसमें बाय करेंगे, और 1200 के पीई में हम फिलहाल इट इज एट 10, हम इसमें ऐसे लगाएंगे 8.5 पे, और हमारा इसमें अपसाइड पे टारगेट होगा 13 और 15। श्रेया, आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है रचना जी की? थकी थकी सी, लॉन्ग नजर नहीं आ रहे हैं, कंधे झुके हुए से, है ना? और अल्टीमेटली पुट, मुझे मालूम था अब रचना जी ने वो पुट लेके आने वाली है पक्का। एनीवे, बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाते हैं आप कि पुट आने वाला है या कॉल आने वाले। पुट आ गया, वो देखिए जब देखिए ये लॉजिकल है, जब आपको लॉन्ग ना मिले तो आप सोचते हैं कि भाई आप कुछ अब शॉर्ट करो, ठीक है, आई मीन ठीक है, कोई दिक्कत की और एफएमसीजी स्पेस ही ऐसा शॉर्ट करने लायक, आधा फीसदी अच्छे मूड मॉल में देखिए एफएमसीजी स्पेस आधा % के करीब करीब गिर कर रहा कारोबार। खैर, अब चलते हैं अब मानस जी के पास। मानस जी, बताइए आपका क्या होगा धमाकेदार ऑप्शन? तो देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट के 93 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बात भी की थी। तो जीएमआर एयरपोर्ट का 93 का कॉल ऑप्शन लेंगे, ₹2.20 पे ट्रेड हो रहा है, ₹1.30 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ₹4.25 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट्स। और मैं मारुति को अभी कुछ देर पहले मैंने छेड़ा, बात की, और मैं खुद प्रश्न करते वक्त थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। वो बातचीत हुई थी 2:17 पे, 2:17 नहीं, 2:16 पे। भाव था 15,410, 420, नाउ इट्स 15,553। लुक एट स्विंग, 300 रुपये। इनकी नई गाड़ी का नाम क्या था डायरेक्टर साहब, बताइए मेरे को। मेरे ख्याल से कल उसकी प्राइसिंग भी आ गई, 10.5 लाख से लॉन्च है। नाम याद है श्रेया क्या था, जिसकी बात भी कर रहा था मैं आपसे कि इसको लेना चाहिए, अच्छी गाड़ी है, 1500 सीसी की 5 स्टार रेटिंग। विक्टोरियस ये, बट हाँ श्रेया, उसकी बुकिंग बहुत अच्छी आई है, विक्टोरियस की बुकिंग बहुत अच्छी आई है। और हाँ, बुकिंग बहुत अच्छी आई है, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है। और मेरे ख्याल से शायद दिवाली तक आते आते और फाइनली 22 तारीख के बाद जब श्राद्ध खत्म होंगे तो जो उसके नंबर्स आएंगे ना श्रेया, वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये आपकी राय क्या होगी इस पर? पहले श्रीकांत एक टेक्निकल सेंस लेता हूँ, उसके बाद इस पर स्नेहा जी से बात भी करेंगे। पहले स्नेहा जी से एक आउटलुक लेते हैं। इनफैक्ट स्नेहा जी, मारुति ये वनवास इसका काफ़ी समय बाद शुरू हुआ है। आप ये समझिए कि मल्टी ईयर एक चैनल में रहने के बाद फाइनली ये ब्रेकआउट। ये चैनल कितने साल की थी? मेरे ख्याल से साल, 1.5 साल की, 2 साल की। इसने डोमिनेट नहीं किया। उसके अगेंस्ट टाटा मोटर्स ने अपना बुल रन देखा, उसके अगेंस्ट अशोक लेलैंड, आयशर मोटर, हीरो मोटर को, बजाज ऑटो, लेकिन अब ये निकला है उस रेंज से। आपके फेयर वैल्यूएशंस क्या है मारुति का, और मारुति पे व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, मारुति में काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मारुति के जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स है वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अब इसमें एसयूवी, सीएनजी इनके कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, जहाँ पे मार्जिन्स कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है। प्लस इनके जो एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी टिक ऑफ मिला है। एंड ये जो न्यू प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया, जो कि ब्रेजा और विटारा के बीच में इन्होंने पोजीशनिंग की है, उसको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। सो होपफुली जो कि अब जीएसटी कट के साथ कोइंसाइड करेगा तो डिमांड काफ़ी हद तक रिवाइव होगी। प्लस फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो ओवरऑल डिमांड में एक पिकअप भी देख रहे हैं। एट द सेम टाइम जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो बेटरमेंट की तरफ मूव हो रहा है। तो इन नटशेल यहाँ से जो अर्निंग्स ग्रोथ है वहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्लस कंपनी जो पहले काफ़ी डिस्काउंट्स दे रही थी, वहाँ पे भी एक उन्होंने बहुत ही कैलकुलेटेड कॉल लिया है, डिस्काउंट्स को भी रिड्यूस किया है। तो नटशेल इनके एबिटा मार्जिन्स भी यहाँ से इम्प्रूव होने चाहिए। बट वैल्यूएशंस फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इन्हें स्टैगर्ड मैनर में ही कोई अगर अक्यूमुलेट करना चाहे तो करें, थोड़े नीचे स्तर पे जब मिले तो इसे देखा जा सकता है। ओके, मारुति सुजुकी, इतनी डिटेल डिस्कशन की वीरेंद्र जी ने, और विक्टोरियस को लेकर जो आपकी स्माइल आ रही थी वीरेंद्र जी, काफ़ी पसंद आपको आ रही है क्या ये गाड़ी? अब मर्सिडीज भी लेनी है आपको, ये विक्टोरियस भी लेनी है, कितनी गाड़ियाँ लेंगे? देखिए श्रेया, स्क्रीन पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत ऐड करिए। मर्सिडीज तो शायद पता नहीं इस जिंदगी में नहीं होगी मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ मारुति लेता मैं, आपकी अगर गुंजाइश होती तो।
नहीं मारुति लेता में अगर गुंजाइश होती, बट अच्छी गाड़ी है। हमें बहुत पता है क्या है, एक ज़माने बाद मारुति अपने ना उस ढांचे से निकल के बाहर आया है। मुझे कहिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। अपने वो ढांचा था ना इनका, बिल्कुल हर गाड़ी ये दिक्कत बहुत समय तक रही थी टाटा के साथ। हर गाड़ी को आगे से इंडिका की तरह बनाते थे, हर गाड़ी को इंडिका की तरह बनाते थे। मारुति ने भी कुछ दिनों बाद ये अपने ढांचे से निकल के आया है, तो अच्छी लगी गाड़ी। सबसे बड़ी बात है कि मारुति के साथ एक ना उनका नाम जुड़ा हुआ था कि गाड़ी बड़ी कमज़ोर है। 5 स्टार रेटिंग मिली है, डैशबोर्ड अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं। बहुत दिनों बाद 10 आउट ऑफ 10। आपको गाड़ी अच्छी लगी? मुझे तो अच्छी लग रही है सर, मुझे सभी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं सोचती नहीं हूँ ना लेने का, तो सभी अच्छी लग रही होती है मुझे। नहीं, जब तक मुंबई में वो गाड़ी मत लेना, है ना? हाँ। जब तक मुंबई में वो गाड़ी मत लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर, अब वक्त हो रहा है चार का चौके का। ये इसकी शुरुआत कर लेते हैं और चार का चौका के लिए हमारे साथ है मानस जायसवाल, सस्ता ऑप्शन लेंगे उनसे। एफनो सुपरस्टार के लिए रचना वैद्य जी, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी, मिड कैप फंडा के लिए स्नेहा पोद्दार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी बताइए क्या पिक किया आपने? तो देखिए, साइंट के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। अगर आप साइंट का पैटर्न देखें तो स्टॉक में हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का कंफर्मेशन देखने को मिला है, तो इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 1260 का 1260 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 24 रुपीज के नीचे लगाना है और टारगेट 50 रुपए के सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। साइंट और जो डिस्कशन भी हो रहा था सुबह और शुरुआत में भी कि मिड कैप आईटी स्पेस में अच्छी तेजी, साइंट मानस जी की पिक, एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना वैद्य जी बताइए आपकी पिक क्या होगी? जी मेरी तरफ से इंडिगो रहेगा। इंडिगो के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, वीरू जी की कंप्लेन दूर कर देते हैं। तो इंडिगो में हम लॉन्ग जाएंगे विद एसएल ऑफ 5680 एंड यहाँ पे अपसाइड पे हमारे टारगेट हो गए 57, 70 एंड 5800। ओके, रचना जी का इंटरव्यूएशन बाय कॉल। अब चलते हैं अमित जी के पास चार्ट के चमत्कार के लिए। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? विरेंद्र जी बीएल के साथ जाना चाहूंगा। बीएल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, 2 दिन का हॉल्ट है, बहुत अच्छे से ये चार्ट होल्ड कर रहा है। आई थिंक इट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट लेग। 401 रुपए 50 पैसे के लगभग प्राइस है। स्टॉप लॉस 396 का रहेगा और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 412 रुपए के। ओके, बीएल 401 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमने डिफेंस में देखा था, यहाँ पे कैप्चर करते हुए अमित जी उसको। स्नेहा जी आपकी कॉल क्या रहेगी मिड कैप फंड आज? मेरी कॉल है डिलीवरी पे। तो डिलीवरी की जो कोर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है उसमें काफ़ी रोबस्ट वॉल्यूम हम देख रहे हैं एंड ये स्टेडी पेस पे ग्रो कर रही है। जो इनकी रिसेंट ईकॉम एक्सप्रेस जो एक्विजिशन थी वो इनके ओवरऑल रूरल रीच को काफ़ी स्ट्रेंथन कर रही है एंड नेटवर्क की जो ओवरऑल डेंसिटी है उसको काफ़ी इंप्रूव करेगी। प्लस कॉस्ट सिनर्जीज के बेनिफिट्स भी दिखाई दे रहे हैं और एक कॉम्पिटिटिव ओवरऑल एज मिल रहा है डिलीवरी को। तो जो इनकी जो सप्लाई चेन सेगमेंट है इसको इन लोग काफी स्केल अप कर रही है कंपनी, जहाँ पे मार्जिन्स भी बेटर है एंड ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ भी काफी हाई लेवल की देखने को मिलती है। तो इनकी जो ओवरऑल बैलेंस शीट है काफी स्ट्रांग है एंड इन सब सेगमेंट्स को वो काफी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही। तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ आप 20-25% एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 to 4 years। तो डिलीवरी को में टारगेट प्राइस मेरी 540 बनी रहेगी फ्रॉम नेक्स्ट 1 year पर्सपेक्टिव। डिलीवरी आपकी बाय कॉल 473 पे हमने 4 ट्रेड्स पिक किए और पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन, वो आया मानस जी के सौजन्य से और पिक किए उन्होंने साइंट की मिड कैप आईटी की 1260 की कॉल ऑप्शन फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 50। रचना जी ने पिक किया इंडिगो को। वो जो मेरी एक शायद सोच बन रही थी कि रचना जी अब लुकिंग फॉर शॉर्ट्स, उसको दरकिनार करते हुए 57-70 के लक्ष्य के लिए 57-33 पर बाय कॉल इंटरव्यूएशन पे। और अमित सेठ जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार बीएल फ्यूचर्स और स्नेहा पोद्दार जी ने अभी मिड कैप फंडा पिक किया और मिड कैप फंडा आपकी कॉल रही आज डिलीवरी। श्रेया जी, तो ये चार का चौका का हमने पूरा रिकैप देखा। अब एक और इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। एक डेटा लेकर आई है कंचन, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है और अगस्त में म्यूचुअल फंड्स ने कहाँ बिकवाली की है, कहाँ खरीदारी की है, उनसे समझते हैं। कंचन बताइए।
जी, अगर अगस्त की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे इन्फोसिस और साथ ही साथ अगर महिंद्रा की तरफ नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा जो बाइंग इंटरेस्ट है हमें इन दोनों स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन रुझान बिगड़े कहाँ हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। आईटीसी और हीरो मोटोकॉर्प सबसे ज्यादा इस टाइम पे टॉप पिक रहे हैं सेलिंग की साइड पे। यही नहीं बल्कि अगर इस टाइम पे देखें कि म्यूचुअल फंड की तरफ से जो बाइंग इनिशिएट की गई है वो की गई है क्लीन साइंस के अंदर। बीएफएसआई सेक्टर में बात करी जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा हमें एक बाइंग देखने को मिली है, और कंज्यूमर साइड में जो वरुण बेवरेजेस है, आईटीसी है और एचयूएल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिला है। एक बार बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कौन से म्यूचुअल फंड ने कहाँ पे बाइंग की है। इन्फोसिस में अगर बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू ने बाइंग की है, यही नहीं बल्कि निपॉन इंडिया की भी यहाँ पे बाइंग आती हुई दिखाई दी है। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाया है बाइंग की तरफ। अब रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट दिग्गज की अगर तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से अच्छा खासा खरीदारी का रुझान नजर आया है। यही नहीं बल्कि यूटीआई म्यूचुअल फंड की बात करी जाए तो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा जो बाइंग इंटरेस्ट है वो बनता हुआ नजर आया है। अब बात कर ले अगर हम कोटक की देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में कहां से हमें बाइंग नजर आई है। डीएसपी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला एसएल म्यूचुअल फंड की तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ हमें बाइंग आती हुई नजर आई है। और महिंद्रा की बात करी जाए तो यूटीआई और डीएसपी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जो बाइंग का रुझान है वो दिखाया है। अब डायरेक्टली आते हैं सेलिंग साइड में कि किस जहां पे सेलिंग होती हुई दिखाई दी है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करी जाए तो यहाँ पे डीएसपी और साथ ही साथ निपॉन इंडिया दोनों ही बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और साथ में मिराई म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली की है। यही नहीं बल्कि अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू और साथ में यूटीआई म्यूचुअल फंड ने यहां पे बिकवाली की है। और बात करें अगर आईटीसी की तो एसबीआई म्यूचुअल फंड और साथ में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने यहां पे जो सेलिंग है वो करते हुए नजर आए हैं। तो ये कुछ टॉप के स्टॉक्स थे जहां पे म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ओके कंचन, शुक्रिया डेटास बताने के लिए। कहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में खरीदारी हो रही है, कहाँ पे बिकवाली हो रही है। कुछ और स्टॉक्स में स्कैन कर रही थी। जीएमआर एयरपोर्ट, लगातार इसकी चर्चा हुई है पूरे शो के दौरान और शानदार रैलीज पर्टिकुलर काउंटर में। इसके अलावा मिड कैप आईटी स्पेस में भी अच्छी तेजी, साइंड पिक किया था। चोला फाइनेंस सुबह से ही पर्टिकुलर काउंटर तेज है, रचना जी के पिक्स में शुमार था, टारगेट्स भी हिट हुए। रचना जी, अब इन सरों पे क्या अपडेट 1576 के लेवल पर? जी, चोला फाइनेंस ने आज काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया है और मुझे लग रहा है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द डे में जो कंसोलिडेशन हुआ है, इट इज साइडवेज सिंस मोर देन 2 आवर्स, तो ये भी फाइनली मेल्ट होना चाहिए ऑन द अपर साइड ओनली। एंड यहाँ पे 1580 के ऊपर जब ये निकलेगा तो फिर ये 1600 को क्रॉस करने के लिए रेडी हो जाएगा। सो सम मोर टाइम हियर इन दिस जोन, 20-30 रुपए के जोन में, लेकिन अनदर अपस्विंग द मोमेंट इट क्रॉसेस अबव 1580, another 30 to 40 rupees of upswing is possible after that. जी, चोला आज का बेस्ट रेट रहा था। रचना जी, आपका सुबह कॉल था, फिर हम स्कैनिंग में इसको निकाल के भी लेके आए, बट बेस्ट ऑफ द डे 1576। मीनवाइल वो जब हम बात कर रहे थे ना ऑटो पे, श्रेया और मैं मारुति पे बात कर रहे थे, बहुत से लोग बहुत बारीकी से सुनते हैं। सचिन जी का मैसेज आया, येस आई एग्री, 10 out of 10 आफ्टर लॉन्ग टाइम, अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम मारुति। मारुति इज एट ऑल टाइम हाई 15,566 पे आके ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे गुरमीत जी। चड्ढा साहब कहने जा सकते हैं ना, चड्ढा साहब ब्रेक के उस हो, है ना, हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद चड्ढा साहब से बातचीत होगी। अच्छा, गुरमीत से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ना चड्ढा साहब, तो बात पे ज़्यादा वजन आता है। गुरमीत, फिर बताइए क्रिकेट कैसे चल रहा है आपका आजकल? अब तो बरसात खत्म है। मैं कह रहा हूँ क्रिकेट, गुरमीत कैसा चल रहा है आजकल? रेगुलर चल रहा है वीरू जी। हफ्ते में 3 दिन खेल रहे हैं और लकी है कि खेल पा रहे हैं। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और फॉर्म अच्छा है, अभी तो फॉर्म अच्छा है। मुझे आपके इस जज्बे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। यकीन मानिए श्रेया, गुरमीत जो है ना बहुत वक्त निकालते हैं। और दिल्ली में तो खैर, मुंबई तो खैर क्रिकेट का है ही गढ़, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं। अब हमारे यहाँ भी वो कल्चर बन गया है, लाइट्स लगा के रात भर क्रिकेट खेलते हैं। बहुत सारे नोएडा में आप देखें ऐसी जगह बन गए। हाँ, खैर गुरमीत, अब आते हैं बाज़ार पे। बाज़ार में वाकई रंगत लौटी है। थोड़ा सा एफआईएस की शॉर्ट्स कवर,
प्लेसमेंट अच्छी लग रही है, निफ्टी आईटी में फर्दर डाउनसाइड नहीं खुल रहे हैं, बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड मोस्ट स्पेशली गुरमीत जो ये टॉक्स रिज्यूम हुई है रिगार्डिंग आई थिंक टैरिफ्स, और इससे पहले की जो 10 दिन की अमेरिकी राष्ट्रपति की बॉडी लैंग्वेज, उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स थी, क्या आपको लग रहा है कि कोई हम बहुत एक ब्रेक थ्रू के नज़दीक खड़े हैं क्या? आपका आभास कैसा हो रहा है इस वक्त? वीरू जी, मैंने हमेशा देखा है प्राइस एक्शन और मूवमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आई थिंक बाजार ये इंडिकेट कर रहा है या ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक फुल फ्लैश ट्रेड डील ना हो, कुछ फर्स्ट ट्रंच हो सकता है भारत और अमेरिका के बीच, और जो एडिशनल टैरिफ लगा है वहां पे कुछ राहत शायद देखने को मिल सकती है अगले कुछ दिनों में। आज जो उनके चीफ ट्रेड नेगोशिएटर हैं वो भारत में है, इंतजार करना पड़ेगा। प्लस इस हफ्ते फेड पॉलिसी है, अगर फेड रेट कट करता है, यूएस का 10 ईयर यील्ड 10.4 के नीचे आया है, तो थोड़ा सा जब बॉन्ड यील्ड नीचे जाएंगे ग्लोबली, उसका भी एक बेनिफिट इमर्जिंग मार्केट को मिलता है। और भारत ने अंडर परफॉर्म किया, शायद पहली बार -25 -30% का अंडर परफॉर्मेंस है बाकी इमर्जिंग मार्केट बास्केट से, चाहे वो कोरिया है, चाहे हांगकांग है, चाहे ताइवान है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कैचअप आ सकता है, तो कोई भी एक रिलीफ, एक शॉर्ट टर्म रिलीफ अप मूव दे सकती है। कुछ हद तक आ गया है, शायद 400-500 पॉइंट निफ्टी में आ गया है, कुछ और आ सकता है मेरे हिसाब से। पर स्ट्रक्चरली वीरू जी, मैं देखना चाहूंगा जो अक्टूबर के नतीजे आते हैं, अगर अर्निंग में मोमेंटम दिखता है, 22 तारीख के बाद वॉल्यूम ग्रोथ आना शुरू होती है कंजम्पशन स्पेस पे, तो वो रैली ड्यूरेबल बनेगी। अदरवाइज शॉर्ट टर्म मूव आएगा, रिलीफ आएगा, और अगर अर्निंग ग्रोथ नहीं है तो फिर से फिजल आउट हो जाएगी। ओके, तो सब कुछ डिपेंड करता है अर्निंग्स पर। अगर अर्निंग्स अच्छी रहेगी तो फिर जो मोमेंटम ट्रेड टॉक्स अगर ऑप्टिमिस्टिक हैं, उसके बाद अगर हम जो देखेंगे तो वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। आपने जिक्र किया फेड रेट कट का, सभी को संभावनाएं हैं कि शायद वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए, और इस बीच आप देखिए जिस तरीके से हमें कमोडिटी स्पेस में शूट अप देखने को मिल रहा है, गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं। अब इस पूरे स्पेस में आपको क्या रुझान? गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स देखिए मुथूट मनप्पुरम डेज हाई पर है, इस थीम को कैसे प्ले किया जाए? हम अभी भी गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज के थ्रू ही इसमें एक्सपोजर ले रहे हैं, क्योंकि जो ज्वेलर्स हैं उनका फीडबैक ये है कि जो प्राइस बढ़ने से सेल थोड़ी कम हुई है, कुछ शायद फिजिकल क्वांटिटी का भी शॉर्टेज है गोल्ड का। और क्या होता है, जो मिक्स है, अभी गोल्ड 1,15,000 के आसपास पहुंच गया है, 1,10,000 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपकी जो स्टडीड सेल होती है, ज्वेलरी की सेल है, वो कम हो जाती है। कॉइन्स और बेसिक गोल्ड बार्स की सेल बढ़ जाती है, जिसका मार्जिन पे भी इम्पैक्ट आता है। तो बट ठीक है, आगे फेस्टिव सीजन है तो शायद कवर अप देखने को मिले। तो आई थिंक गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं। कुछ गोल्ड माइनिंग कंपनीज, इंडिया में इतना ऑप्शन नहीं है, बट कुछ ओवरसीज ईटीएफ हैं जहाँ पे गोल्ड माइनिंग ऑप्शंस है, वो भी आप प्ले कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ट्रेड डील होती है और थोड़े से टैरिफ्स कम होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो एक सॉफ्टनिंग आ सकती है, क्योंकि गोल्ड कमोडिटीज रिस्क ऑन में ज्यादा अच्छा करते हैं, रिस्क ऑफ में थोड़ा ब्रीदर ले सकते हैं। तो ऐसा अगर कुछ होता है और उस समय अगर करेक्शन मिलता है आपको, तो आप डायरेक्टली भी गोल्ड सिल्वर ईटीएफ डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं। आई थिंक पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट 5 से 10% प्रेशियस मेटल्स में होना चाहिए, क्योंकि जो डी डॉलराइजेशन है, ये अगर पिकअप होता है ग्रेजुअली, तो ये लंबी थीम हो सकती है अगले 4-5-6 साल की। गुरमीत जी, अभी अगर आप पिछले 3 महीने में जिस प्रकार से सरकार ने डिफेंस का प्रोक्योरमेंट किया है, और फाइनली जब एयरफोर्स ने अब 114 राफेल एयरक्राफ्ट्स को मंगाया, आई मीन 36 पहले से थे, उसके बाद मरीन राफेल का ऑर्डर दिया गया, ये जिस प्रकार का प्रोक्योरमेंट है, और जब हम यहाँ से ऑलमोस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी में बजट आपका आखिरी में, आपको क्या लग रहा है? आई मीन क्या अब बाजार इस डिफेंस थीम को भी लैच ऑन करने की कोशिश करेगा क्या इस बार? तो 2 डेवलपमेंट है वीरू इसमें। एक तो जो सरकार की स्पेंडिंग है, इंडिजनाइजेशन है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा है। आप देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, 90,000 करोड़ की लगभग ऑर्डर है, बुक है। आप 2 साल का अगर मार्जिन देखेंगे तो 25% के आसपास का मार्जिन है। तो आपको दिख रहा है कि 20 से 25,000 करोड़ का प्रॉफिट पूल की विजिबिलिटी है अगले 3-4 साल में। अभी 5-6-7,000 करोड़ प्रॉफिट करता है, तो आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट पूल 2-3-4x होने वाला है। तो आप लंबा व्यू ले सकते हैं। सिमिलरली मॉडर्नाइजेशन है, अभी प्रोजेक्ट कुशा है जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उस पर 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। हमारे पास करीबन 13-14 स्क्वाड्रन शॉट है, एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। तो एक बार अगर ये इंजन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हमें कम से कम 300-400 फाइटर जेट शॉट चाहिए
अगले 5-6-7 साल में। भारत मुश्किल से साल के अभी 15-20 भी जेट्स नहीं बना पा रहा है, इंजन का शॉर्टेज है। तो कुछ थीम्स बहुत स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म है, और मेरा ये भी मानना है कि टॉप 5 में जब भी भारत 6-7-8 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप टच करेगा, टॉप 3 में एक डिफेंस कंपनी होगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी होगी, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। ये भी एक तरीके का टेक प्ले है। इसके अलावा एक एशिया डिफेंस ETF लॉन्च हुआ है। अगर उसमें ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है, मान लीजिए $2 बिलियन इकट्ठा, तो उसमें कोरिया का वेट 32% है, भारत का वेट 39% है एशिया ETF में। तो अगर इसमें फ्लोज अच्छे आते हैं तो आपको ETF रिलेटेड शॉर्ट टर्म फ्लोज भी देखने को मिल सकते हैं, जो नियर टर्म भी सपोर्ट देगा लिक्विडिटी वाइज। डिफेंस स्पेस पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गुरमीत जी आपने। अच्छा गुरमीत जी, एक स्पेस जो चलने को ही तैयार नहीं है, दैट इज़ FMCG स्पेस। हम देख रहे हैं मार्केट डेज हाई पर FMCG आधा % से ज़्यादा लुढ़का हुआ। यहाँ कब बात बनेगी, और आप लोगों ने भी क्या एक्सपोजर अब थोड़ा सा घटा लिया है यहाँ पर? अब पूरा रेड फ्लैग हो गया, ये हाथ नहीं लगाना चाहिए, अब क्या करें इधर? नहीं श्रेया जी, ऐसा नहीं है कि FMCG स्पेस पर से खराब नहीं है, पर जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, वहां से बहुत कंपटीशन देखने को मिल रहा है। आप सिंपल देखिए, अगर हम एक बात करें क्रीम की, तो पहले एक ही क्रीम शायद सब यूज करते थे, सारा मॉइस्चराइजर। आज डे केयर अलग है, रात का स्किन केयर अलग है, तो कंजम्पशन तो बड़ा है, चाहे वो पूरे BPC सेगमेंट हो, फूड सेगमेंट हो, हेयर केयर सेगमेंट हो। और कुछ कंपनीज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मरिको ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 8-9% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। HUL ने बहुत समय बाद 4-5% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया, तो स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट आया है। तो मुझे लगता है कंजम्पशन बास्केट को सिर्फ FMCG तक कन्फाइन नहीं करना चाहिए। एक तो इसमें प्लेटफॉर्म प्ले देखना चाहिए, चाहे वो जोमेटो है, इटर्नल है मेरा मतलब, या स्विगी है, या नायका है। उसके अलावा जो आपके D2C ब्रांड्स हैं, वहां पे फोकस करना चाहिए। QSR कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, फूड हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो रही हैं, और स्टॉक्स ने 3 साल से कुछ नहीं किया है QSR स्पेस में, चाहे वो जुबिलेंट हो या वेस्ट लाइफ हो। उसके अलावा ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, तो आपको कंजम्पशन का बास्केट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, और खाली FMCG पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। FMCG में जो फूड स्पेसिफिक है, जहाँ पे ब्रॉडर कट आया है, चाहे नेस्ले है, या जैसे BPC में जैसे कॉलगेट है, लगभग 80-90% पोर्टफोलियो में कट है। मैरिको में काफी बड़े पोर्टफोलियो में कट है। तो सिलेक्टिवली जहाँ पे GST बेनिफिट ज्यादा है और जहाँ वॉल्यूम ग्रोथ मिल रही है, वहां पे फोकस करिए। ब्रॉडली अगर आप पूरा क्लब करेंगे तो FMCG में वो रिटर्न अभी भी सिंगल डिजिट ही आने वाला है। गुरमीत जी, दौर कैसा भी हो, स्किन केयर पे कभी खर्चे में कमी नहीं आएगी। नायका देख रहे हैं आप, 243, 3-4 महीने, कितने साल के, नवंबर 2022 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो श्रेया का प्रश्न इसको हटके था, इससे हटके था। इनफैक्ट वीरू जी, जब गुरमीत जी ने कहा कि डे का स्किन केयर अलग है, नाइट का अलग है, मैंने कहा ही इज आल्सो इनटू स्किन केयर, यू नो। तभी स्किन चमकती है गुरमीत जी आपके स्क्रीन पर। ज्यादा स्किन है नहीं, फोटो दिखेगा तब आपको। मैं कह रहा हूँ ज्यादा स्किन है नहीं केयर करने के लिए, तो जितना लिमिटेड है। खैर, अच्छा गुरमीत, ऑन सीरियस नोट, आई मीन अभी आपने हर सेक्टर पे एक व्यू रखा। लेट्स टॉक अबाउट, आई मीन मेटल्स नाउ, इवन आई थिंक कमोडिटीज, इसको नाम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमोडिटीज़ में आप इंडस्ट्रियल मेटल की बात भी कर रहे हैं, आप कमोडिटीज़ में प्रीशियस मेटल्स की बात भी कर रहे हैं, आप कमोडिटीज़ में केमिकल्स की बात भी कर रहे हैं। सबसे अच्छा धड़ा इस वक्त आपको कैपिटलाइज करने के लिए अगले 3-4 महीने में, जब तक कि अनसर्टेनिटी परसिस्ट कर रही है, जब तक कि US की Q3 की इन्फ्लेशन और वहाँ पे रेट कट की फाइनल पिक्चर क्लियर ना हो जाए, क्या लग रहा है आपको चीज़ करने लायक? अच्छा, देखिए, आप टैक्टिकल हो सकते हैं कॉपर में, एल्यूमिनियम में। कॉपर का एंड यूज बहुत है, इसलिए सिल्वर में भी तेजी है, क्योंकि दोनों अच्छे कंडक्टर्स हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में, EV में, सोलर पैनल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह एंड यूज बढ़ा है, और हर कंट्री फोकस करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे। तो आप टैक्टिकल प्ले कर सकते हैं नॉन फेरस स्पेस में, कॉपर एल्यूमिनियम में, चाहे वो हिंदाल्को हो, चाहे वो नाल्को हो, कुछ जो लिमिटेड प्लेस है। आई थिंक ब्रॉडर प्ले होना चाहिए पावर इक्विपमेंट और कंपोनेंट कंपनीज पे, चाहे वो जो कंपनीज ट्रांसफार्मर बना रही है, केबल एंड वायर्स बना रही है, रेक्टिफायर्स बना रही है, इंसुलेटर्स बना रही है। आई थिंक वहां पे बड़ा प्ले है, वहां पे डिमांड स्ट्रक्चरल है। पावर इक्विपमेंट स्पेशली बहुत बड़ा स्पेस है, तो उसमें कल्पतरू पावर अच्छा लगता है हमको। पॉलीकैप हमारे पास से बहुत समय से, यार 4-5 साल हो गए होंगे पॉलीकैप को होल्ड करते हुए। एक हमने कंपनी आइडेंटिफाई करी है, हिंद रेक्टिफायर, जो रेलवेज के लिए ट्रांसफार्मर बनाती है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपको पावर इक्विपमेंट स्पेस में मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चरल है, बड़ा कैपेक्स है 1-1.5 लाख करोड़ का, और डिमांड रोबस्ट है, बहुत स्ट्रक्चरल स्टोरी है उस समय। तो वहां पे आप स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कमोडिटीज में आप थोड़ा सा टैक्टिकल हो सकते हैं। ओके, कमोडिटी में ऐसे प्रैक्टिकल होकर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है।
गुरमीत जी, एक और स्पेस, रियल्टी स्पेस देखें आप, पिछले कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा था, इनफैक्ट चल रहा है, और जिस तरीके से हाइट रिस्ट्रिक्शंस हटी है वो काफ़ी बड़ा बूस्टर रहा। इस स्पेस पर अभी क्या नज़रिया है आपका? कौन से स्टॉक्स पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है, क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है बहुत पॉकेट्स में रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। जैसे आप गुड़गांव एनसीआर की बात करें, नोएडा में एवरेज लॉन्च रेट 25,000 स्क्वायर फीट हो गया। अभी इस प्राइस पे कितने बायर्स होंगे? मुझे लगता है इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, एक्चुअल बायर्स कंज्यूमर कम है। सिमिलरली आई थिंक गुड़गांव, आई थिंक सिलेक्टिव ज्योग्राफी में बैंगलोर में मुझे लगता है अभी भी ट्रैक्शन है। मुंबई में जो मिड एंड है सेगमेंट है, लग्जरी की बात नहीं करूंगा, मिड एंड में अभी भी ट्रैक्शन है, लग्जरी में भी सिलेक्टिव ट्रैक्शन है। आई थिंक बेटर प्ले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये बहुत डिफिकल्ट स्पेस है। सिंपल मॉर्गेज इजी है वहां पे। आप जो अपर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में क्रेडिट अंडरराइटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग लगता है। तो एक बार जो कंपनी ये कैपेबिलिटी डेवलप कर लेती है तो ये मोट इजीली जाता नहीं है। तो हमें होम फर्स्ट अच्छा लगता है, हमें आधार हाउसिंग अच्छा लगता है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, गवर्नमेंट का फोकस भी अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है इकोनॉमी में। तो हमें ये स्टॉक ज्यादा अच्छे लगते हैं हाउसिंग को प्ले करने में। और जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो आई थिंक अच्छा करना चाहिए। चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत मज़ा आया आप इस बातचीत में आज, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, चलते हैं क्लोज की तरफ। इट्स 25232। सही मायने में निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे तो बहुत दिनों बाद आपको दिल से खुशी होगी और लग रहा है कि एक्सपायरी की तरह है। अनुज जुड़ चुके हैं इस वक्त फ़ोन लाइन से। अनुज, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज, कैसे अप्रोच करें इस क्लोज को और कल के लिए भी? अनुज बिल्कुल वीरू, देखिए बहुत शानदार क्लोजिंग है मार्केट की, और आई थिंक हमारे भी दोस्तों खैर काफ़ी समय से लॉन्ग ही रहे हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नहीं लगा कभी। अभी भी मेरा व्यू यही रहेगा कि अब आप कैरी करिए। देखिए क्या हुआ, मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो में कल आपको एक गैप डाउन मिलेगा अगर, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। वैसे गैप डाउन नहीं होना चाहिए। और अब मार्केट की जो क्लोज है वो बहुत स्ट्रांग है, और लगातार अब धीरे धीरे आई थिंक सब जो डिसबिलीवर्स थे, जो नेसेयर्स थे, वो सब अब धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं। और देखिए बैंक निफ्टी जिस तरीके से घूमा है, आई थिंक ये मार्केट के लिए सबसे बड़ी चीज थी, क्योंकि किसी भी टीम के चलने के लिए कैप्टन का चलना बहुत जरूरी होता है। और अब 4 दिन हो गए बैंक निफ्टी को बैक टू बैक तेजी दिखाते हुए। 4 दिन हो गए बैंक निफ्टी जो सुबह की बस एक डिप प्रोवाइड करके उसके बाद इंट्राडे में शानदार मूव दिखा रहा है। हालांकि अपने लास्ट ड्यू मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं बंद हो पा रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन फिर भी क्लोज अच्छी है। लॉन्ग पोजीशन को कैरी करिए। एक और बात वीरू, मेरा ये मानना है कि अब मार्केट में जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे, अगर 25,200 के ऊपर निकल गए, 25,500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब भी मेरा ये मानना है कि अब ये वाली जो वीकली स्विंग अब कल शुरू होगी, अगले ट्यूसडे तक मुझे लग रहा है 25,500 25,600 बड़ी तेजी से आ सकता है। और हु नोज, इस मार्केट में शायद ऑल टाइम हाई की भी तैयारी चल रही हो दिवाली के आसपास। और अगर बस अब एफआई की कवरिंग शुरू हो जाए तो बस फिर सोने पर सुहागा होगा। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने दौड़ना शुरू करा है, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है। आज जिस तरीके की बाइंग कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस में हुई है, मुझे एक सेंस लग रही है कि शायद अब फाइनली बैंक निफ्टी इस मार्केट को लीड करने को तैयार है, और हम 25,500 से 25,600 तक की स्विंग के लिए तैयार हैं। लॉन्ग रहिए। अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज कर लो। जी हाँ, वैसे अनुज बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोना भी बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, सुहागा तो क्या देखें, आजकल सोना ही सोना हो रखा है। 1,10,000। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस पूरी बातचीत के लिए। गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ 25,247। हाँ, जो अनुज ने अभी बात कही यहाँ पे, दैट लास्ट ड्यू एवरेज, बट यस एट 50,167 172, दैट लास्ट ड्यू एवरेज, दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि अलाइंड है 55,141 पे, अभी एज ऑफ नाउ हम उसके ऊपर ट्रेड करते हुए। यतिन के पास चलते हैं, आज के रीडर्स का मूड माहौल कैसा है उसको जानने के लिए। यतिन, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ते हुए और हर तरफ से यतिन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और यकीन मानिए आप, सेकेंड हाफ में इवन द वीकेस्ट बास्केट निफ्टी आईटी ने भी कंट्रीब्यूट किया। डीलर्स क्या चीज़ कर रही हैं यतिन? जी, तो देखिए मैं एक एक्सपर्ट को मिलने गया था थोड़े दिनों पहले, और 25,050 के ऊपर कंसेक्यूटिवली हमने क्लोज कर दिया है। तो उसके ऊपर काफ़ी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। अगर आपको ख्याल है तो एक मेजर शॉर्ट कवरिंग एफआईएस का जो है वो इंडेक्स लेवल पे है, निफ्टी पे है, तो कवरिंग भी देखने को मिल रही है। और जैसे अनुज जी कह भी रहे थे कि जो बैंकिंग स्पेस है, खास करके जो प्राइवेट बैंक्स है, एक्सिस, कोटक, आज लीडरशिप दिखा रहे हैं, और वो अगर कंटिन्यू रहेगी तो बाजार में और भी शॉर्ट कवरिंग एफआईएस की तरफ से आ सकता है। 2 स्टॉक जो डीलर्स को पसंद है, सबसे पहले एनएचपीसी, जहां बीटीएसटी की रणनीति
90 से लेके 92 के टारगेट्स के लिए डीलर सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। आज ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है और फ्रेश बाइंग यहाँ भी देखने को मिल रही है। सितंबर फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ और पावर स्टॉक्स ऐसे भी आज काफ़ी एक्टिव हैं तगड़े तरीके से। और यूपीएल ये भी एक काउंटर है जहाँ ओपन इंटरेस्ट 3% नीचे है, यानी क्लियरली यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। ये काउंटर है जहाँ डीलर्स को लगता है 710 725 तक के लेवल आ सकते हैं, तो ये भी एक कैंडिडेट है बीटीएसटी के लिए। शुक्रिया यतिन जी। एनएचपीसी और यूपीएल यहाँ पे डीलर्स दाव लगा रहे हैं और एनएचपीसी कल भी तेज था, बिग स्टॉक्स में भी शुमार अच्छी रही आज के सेशन में भी। चलिए अब वक्त हो रहा है बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेने का। श्रीकांत जी बताइए क्या चुन रहे हैं आप बीटीएसटी? तो देखिए यहाँ पे बीटीएसटी में मुझे लग रहा है कि गैस अथॉरिटी इसे करंट लेवल से खरीदना चाहिए। 172 173 के करीब ट्रेड कर रहा है। तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 187 188 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 188 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से गेल को खरीदे और 179 का स्टॉप लॉस हमें ये स्टॉक के लिए रखना पड़ेगा। ओके गेल, मानस आपका ट्रेड? देखिए मारुति में खरीदारी करके जाएंगे। मारुति के फ्यूचर में फ्रेश ब्रेकआउट है तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 15,450 450 के नीचे रहेंगे और 15,750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, मानस जी ने चुना मारुति सुजुकी यहाँ पे खरीदारी की राय। रचना जी क्या कैरी करेंगे आप? जी हम नेस्ले में ही शॉर्ट कैरी करेंगे जिसमें हमने पी लिया था। यहाँ पे ब्रेकडाउन इज गेटिंग मोर सीरियस, सो आई थिंक ये 1190 तक जा सकता है। तो हम इसमें एसएल लगाएंगे 1215 पे, 1215 का एसएल एंड 1190 का टारगेट ऑन द शॉर्ट साइड। ओके कविता जी आपका ट्रेड? अच्छा ये रचना जी का फिर शॉर्ट ट्रेड आया है। कविता जी आपका ट्रेड क्या है? ओके सो आईटी से लॉन्ग लेकर जाएंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी को 1482 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। अपने 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। दिस में मूव अप टू इट्स 50 EMA, सो फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1510 1520 एचसीएल टेक्नोलॉजीज को आप बाय लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1470 का। एचसीएल टेक डेज हाई पर जी कविता जी की पिक। अमित जी कल के लिए आप क्या कैरी करेंगे? जी श्रेया जी, मैं जेएसडब्ल्यू स्टील लेके जाऊंगा। मेटल में यहाँ पे स्ट्रेंथ है। जेएसडब्ल्यू 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था नैरो रेंज में और आज क्लोजिंग में हम ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स देख रहे हैं। तो 1100 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 1150 के रहेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील एक पर टाटा स्टील भी लेके आ रही है स्क्रीन पर 172 पे डेज हाई पर धमाकेदार ऑप्शन के लिए श्रीकांत जी ने चुना भी था और हम लगातार डिस्कस भी कर रहे थे। कोई अपडेट श्रीकांत जी टाटा स्टील पर? श्रीकांत जी टाटा स्टील पे कोई अपडेट? आपकी धमाकेदार ऑप्शन में पिक भी थी। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शंस को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में डॉलर जो है वो थोड़ा और वीक हो सकता है और अगर ये वीक होगा तो उसका बेनिफिट मेटल सेक्टर को मिलेगा। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू के साथ इसे कंटिन्यू करने की हम राय रखेंगे। कि चलिए अब ब्रेथ का जायजा ले लेते हैं। वीरेंद्र जी कैसी लग रही है ब्रेथ? आपको अच्छी लग रही होगी? ब्रेथ आज सबको अच्छी लगेगी, सिर्फ हमें ही नहीं। और आज अच्छी ब्रेथ थी और ईश्वर करे कुछ समय तक अब ऐसी ही ब्रेथ रहे। लुक एट इट, लॉन्ग्स 116 37 में शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट हालांकि था 47 और इसमें कुछ एफएमसीजी, कुछ होटल्स, कुछ टेलीकॉम के शेयर शामिल थे, कुछ फार्मा के शेयर शामिल थे और प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी थी, वो ना के बराबर थी, मात्र 13। लॉन्ग्स कहाँ पे थे? आज एनबीएफसीज ने, आज मिड कैप आईटी ने बहुत अच्छा एक मूव लिया। सैंट ने लीड किया, चोला एम्बर एंटरप्राइजेस ने आज 3.25% का मूव दिया। कोटक महिंद्रा बैंक सुबह मैंने ट्रेड पिक किया था। पोस्ट एक्सिस बैंक अच्छा मूव दिया इसने और पावर की आज गर्माहट बनी रही। एनएचपीसी जो हमारे पोस्ट में अच्छा शॉर्ट कवर था। एचपीसीएल, पेज इंडस्ट्रीज, यूपीएल, प्रेस्टीज एस्टेट्स सब में अच्छा शॉर्ट कवर। लास्ट स्लाइड अगर आप देखें, सेकंड स्लाइड, इनफैक्ट शॉर्ट कहाँ पे था? वरुण बेवरेजेस, मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन होटल्स, एमसीएक्स, गोदरेज कंज्यूमर। यानी आज से 15 दिनों पहले जो हॉट कमोडिटी थी आज वो सिंक हो रही थी। वोडाफोन आइडिया कल के बड़े मूव के बाद आज सिंक हुआ। सेम इज द केस विद सिंजन, आरबीएल बैंक, एंजल वन, ग्लेनमार्क फार्मा, इन सभी में सॉफ्टनेस थी। एक बार एंजल वन लेके आइएगा। इनफैक्ट मैं एंजल वन के बारे में एक बात आपको कह सकता हूँ, जिस जोन में आज क्लोज हो रहा है 2229, ये ऑन द वर्ज ऑफ अ कोलैप्स है। एक इन्वर्टेड फ्लैग, मेरे ख्याल से आपने गुरुकुल में पढ़ा भी होगा, और वो ब्रीच होगा 2205 के नीचे। रचना जी, इस पैनल में सबसे ज़्यादा शॉर्ट कॉल्स आप ही ने ओपन किए हैं, आपका ये व्यू क्या है 2228 पे? अगर आप
शॉर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप शॉर्ट ओपन करना चाहते हैं या आप किसी भी दिन किसी कोलैप्स में किसी को शॉर्ट करना चाहते हैं, तो योर टेक ऑन एंजल वन राइट नाउ? सी एंजल वन अगर 2210 तोड़ेगा तो फिर इट कैन गो टुवर्ड्स 2150 आल्सो, एंड 2210 को तोड़ना इम्पोर्टेंट है फॉर अ फर्दर कोलैप्स फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि करंट प्राइस पे एक हल्का सा सपोर्ट है, ये टूट जाएगा तो अनदर 50 to 70 रुपीस ऑफ डाउनसाइड विल ओपन अप, और ये व्यू तब तक बरकरार रहेगा जब तक ये 2230 के नीचे बना रहेगा। ये हो गया जनाब आपके एंजल वन पे बात। और क्या है जो अच्छा आज करते हुए विदाउट आई थिंक स्लिपिंग इनटू ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट ना हो उसके बाद भी अच्छा लग रहा है। अमित, आपकी अल्ट्राटेक सीमेंट पर राय क्या रहेगी, जो जिस तरीके से डोमिनेट किया डालमिया भारत ने पिछले कुछ सेशंस को, एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है, एक ना स्पेस बन गया है अल्ट्राटेक और डालमिया भारत की प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में। कैसे अप्रोच करना चाहिए डालमिया भारत को इस बार, ये अल्ट्राटेक को? जी वीरेंद्र जी, अगर दोनों को कंपेयर करें तो दालमिया भारत में तो आप देखिए कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 10 और 20 डेमा के ऊपर सर्व किया और कभी भी कोई डीप पुल बैक नहीं दिया है। रही बात अल्ट्राटेक की, इस बार जो पुल बैक आया दैट इज एग्जैक्टली एट वीकली सपोर्ट, और 50 डेमा पे इसने सपोर्ट लिया है, और वहीं से आज हम एक गैप अप सॉर्ट ऑफ कैंडल देख रहे हैं जिसने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन किया है। तो मेरे ख्याल से जो प्रीवियस हाई था, स्टॉक वहां तक जाने का दम कम रखता है, एक अच्छे जोन से रिवर्सल दिखा रहा है, इट्स अ ट्रेड ऑफ रिवर्सल। तो लगभग इस स्विंग में 13,100 फिर से रिविजिट हो सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 12,300 रुपए का। अल्ट्राटेक सीमेंट 12,300 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी की रहा है यहाँ पर। और पूरे स्पेस में देखें आप तो शानदार रैली थी, और सबसे पहले CMC आवाज़ ने आपको बताया था कि HSBC काफ़ी बुलिश हैं, अपग्रेड्स आए थे मार्केट ओपनिंग होने से पहले। अंबुजा को अपग्रेड किया था, होल्ड से बाय की कॉल दे दी थी, बिग स्टॉक्स में भी शुमार था, 1% की रैली के साथ क्लोज होने की तैयारी। और अल्ट्राटेक तो प्रिफर्ड पिक में शुमार 15,410 तक के टारगेट आए थे, यानी कि 24% का अपसाइड पोटेंशियल। श्री सीमेंट ये भी पिक्स में शुमार था, और यहाँ पे भी 10% का अपसाइड पोटेंशियल HSBC देख रहे हैं। तो शानदार रैलीज पूरे स्पेस में, और पिक्स भी सुझाए गए। कुछ और काउंटर्स जहाँ पे भी देख रहे थे मोमेंटम है, डेज हाई पर अपोलो हॉस्पिटल बंद होने की तैयारी कर रहा है, आयशर मोटर्स, और ऑटो स्पेस में तो शानदार रैली है। और आयशर मोटर्स, HCL टेक, कविता जो कि पिक, ये डेज हाई पर। सन फार्मा में भी, सिप्ला में भी आज अच्छी तेज़ी, यहाँ पर भी निचले असरों से सन फार्मा भी सुधरता हुआ नजर आएगा आपको। एक बार जियो फाइनेंस रखिएगा स्क्रीन पर, और रिलायंस भी रखिए। यहाँ पे भी सुबह रिपोर्ट थी, बुलिश रिपोर्ट थी रिलायंस पर, और आधा फीसदी करीब करीब तेज हुआ, 1407 तक गया था ये स्टॉक। जियो फाइनेंशियल हालांकि डेज हाई से थोड़ा सा आज फिसला है, लेकिन पिछले 6 महीने में 41% से ज़्यादा का रिटर्न जियो फाइनेंशियल ने दिया है। कविता जी, जियो फाइनेंशियल 315 के लेवल पर जो थोड़ी बहुत हमें आज गिरावट देखने को मिली, नॉट इन रेड, हाई साइड से फिसला, इन स्तरों पे हाथ लगाया जाए क्या जियो फाइनेंशियल पर? श्रेया, 4 वीक की गिरावट के बाद पिछले 2 वीक में एक अच्छा बेस बनाते हुए दिखा है काउंटर, और अपने 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है। सो यहाँ अगर किसी की बाइंग है तो दे कैन टेक स्टॉप लॉस ऑफ 312 ऑन देयर पोजीशन। फ्रेश पोजीशन भी यहाँ से क्रिएट की जा सकती है। अपसाइड स्विंग मूव बनते हुए दिखते हैं 330, 335 के। ओके, जियो फाइनेंशियल 335 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर, और ये आप फॉलो करें। एक बार वायदा बैन अपडेट लेते हैं, और आरबीएल बैंक वायदा बैन से बाहर आ सकता है, ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त। और पोजीशन घटकर 83% के नीचे आ गया। आरबीएल बैंक काफ़ी बाहर कभी कम होता है जब ये वायदा बैन से बाहर आता है। आरबीएल बैंक एक बार रखेंगे स्क्रीन पर, कैसा परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर बाहर आने के बाद कोई ट्रेड लग रहा है आपको मानस जी आरबीएल बैंक? तो देखिए आरबीएल बैंक की जहां तक बात है, देखिए कंसोलिडेशन है, वीकनेस, बिल्कुल शॉर्ट टर्म चार्ट अगर इंटरडे चार्ट देखें तो वहां पर वीकनेस है, लेकिन क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर बिकवाली ना करें। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 263 263 रुपए का जरूर लगाएं, उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। आरबीएल बैंक। और देखिए जाते जाते मुझे जो चीज़ कल के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छी लग रही है वो है मिड कैप आईटी। साइंट ने जो आज करके दिखाया वो मेरे ख्याल से एक लीड इंडिकेटर के तौर पे काम करेगा।
और मत भूलिएगा शायद बाजार की इस तेज़ी के पीछे, निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ के पीछे निफ्टी आईटी ने जो किया है आज वो ये है, एट 36251 इट्स अ हाईएस्ट क्लोज सिंस 24 ऑफ जुलाई, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब इस छोटे से टाइम फ्रेम के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे इट्स अ बुलिश फ्लैग। बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे इट्स अ क्लोज अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अ पॉजिटिव क्रॉसओवर, 10-20 डे का पॉजिटिव क्रॉसओवर। डॉक्टर साहब जरा लेवल्स लेके आइएगा, हमारा क्लोज कहाँ हो रहा है निफ्टी की? जैसे हम बात कर रहे थे कि इफ़ वी क्रॉस 148, 24,148 अगर हम क्रॉस करेंगे तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हम हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके हिट करें, दैट वाज 25244, 25,244 से 273, और एग्जैक्टली उस लास्ट जोन 244-273 उसी में जाके हम क्लोज होते हैं। ये जोन इससे डिटरमाइन करते हैं हम कि अगर हम इस ट्रजेक्टरी से निकले तो शॉर्ट कवरिंग हमें कहाँ ले जाएगी, और एग्जैक्टली उस लास्ट फेज पे। और निफ्टी बैंक का जो क्लोज आ रहा है 55,162 पे, आधा परसेंट ऊपर, इज अबाउ 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ये क्लोज 50 डे के ऊपर आएगा पोस्ट 29 जुलाई। तो दो इंडेक्स ने एक महत्वपूर्ण लेवल रिगेन किया, निफ्टी ने भी और निफ्टी बैंक ने भी। और मैं एक दो स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन पर रखना चाहूँगा जो कि बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार लेके आप आइए आयशर मोटर्स, दो ऑटो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे, मारुति एंड आयशर मोटर्स। श्रीकांत, ये क्लासिकल फ्लैग है, इस पर आपका टेक 6958 पे, एक फ्रेश बाय तो नहीं लेकिन जो होल्ड कर रहा है उसके लिए कौन सा क्लस्टर खुल गया है यहाँ पर? तो बिल्कुल देखिए, आयशर मोटर में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमने एक सस्टेन्ड रैली देखी है। अदरवाइज ये स्टॉक ने काफी बड़ा एक वक्त निकाला था, एक राइजिंग कंसोलिडेशन में इसने बड़ा वक्त निकाला था, लेकिन अभी ये लेवल्स को इसने क्रॉस कर लिया है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक कम से कम 7,400 7,500 तक के लेवल्स दिखा सकता है, और इसी टाइप का पैटर्न ये बनाते रहेगा, क्योंकि ये अभी जो एक एक्सटेंडेड वेव में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक्सटेंडेड वेव में ऐसे ही होता है कि एक माइनर करेक्शन आता है, उसके बाद रैली होती है और वापस से ये माइनर करेक्शन में चला जाता है। तो ऑलरेडी इसका माइनर करेक्शन हुआ है, आपने एकदम सही कहा कि एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना है, उसके बाद की तेजी बन रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है 7,500 तक के टारगेट्स ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। आयशर मोटर्स खरीदारी की राय, शानदार रैली, डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी, 2% से ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ बंद होने की कगार पे। एक बार इटर्नल रखेंगे स्क्रीन पर, मार्केट कैप के लिहाज से एक माइलस्टोन टच किया है इटर्नल ने, और टाटा ग्रुप की दो कंपनीज को, टाटा मोटर्स और टाइटन को, मार्केट कैप के लिहाज से पीछे छोड़ते हुए इटर्नल का मार्केट कैप 3.13 लाख करोड़, और टाटा मोटर्स जहां 2.64 लाख करोड़ पे है, वहीं टाइटन का 3.12 लाख करोड़ पे। इटर्नल शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिली। मार्केट कैप के लिहाज से भी अब निफ्टी के टॉप 25 स्टॉक्स में शुमार हो रहा है, और शानदार रैली। पिछले 6 महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे तो 58% से ज़्यादा के रिटर्न इटर्नल से जनरेट हुए हैं, लेकिन हायर वैल्यूएशन का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। मानस जी, इटर्नल क्या करना चाहिए? 60% से ज़्यादा इनफैक्ट 6 महीने में रिटर्न्स ने दिया है 327 के लेवल पर। क्या जिनके पोर्टफोलियो में नहीं उनके लिहाज से पूछ रही हूँ, क्या इन लेवल्स पर हाथ लगाएं? देखिए, किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे स्टॉक करेक्ट हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाइंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 319 रुपए के नीचे लगाना है और टारगेट 350 के सेट करने हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ब्रेकआउट हमने 2 मंथ पहले देखा था, अगर हमें उसके टारगेट सेट करने हो तो वो 410 रुपए के आसपास के आते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया है, हर गिरावट पे खरीदारी करें जब तक 300 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे। ओके, इटर्नल लंबी अवधि के लिए अच्छा है, खरीदारी की राय, पोजीशन बाई कर सकते हैं यहाँ पर। शानदार रैली और मार्केट कैप के लिहाज से एक माइलस्टोन। क्लोजिंग तरफ बढ़ते और शानदार क्लोजिंग मार्केट की होती हुई नजर आएगी, और बिग वॉल पर समझते हैं वीरेंद्र जी से, आज क्लोजिंग करते हुए खुश तो बहुत होंगे आप। अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ रहा है मुझे। खुश हर शख्स होगा आप, आप कहते ना, आई मीन समृद्धि का रंग होता है हरा, अब जब ये गहरा हो तो अच्छा लगता है। और बहुत टाइट रेंज में थे श्रेया, इससे बाहर निकले, दैट्स गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों इंडेक्सेस, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, ये दोनों एक बड़े एवरेज को पार कर रहे हैं। इट्स 25258, फाइनली इस क्लस्टर को, इस जोन को निफ्टी दस्तक देता हुआ। इससे पहले पिछली बार हम 21 अगस्त को अटैम्प्ट लिया था लेकिन फेलियर में तब्दील हो गए थे। आज क्या स्मॉल कैप, क्या मिड कैप, रंगत हर तरफ थी, थोड़ी बहुत
आधे पौन % की इधर उधर बात हुई होगी, लेकिन ब्रेथ अच्छी थी। आई मीन 1877 एडवांसेस, 984 शॉर्ट, मतलब वीकनेस। निफ्टी बैंक 350 अंक ऊपर, आज निफ्टी इटसेल्फ करीब करीब 200 अंक ऊपर, सेंसेक्स लगभग 650 अंक ऊपर रहा। सेक्टोरियल इंडिसेस लेके आइए, किसने आज एक लीड लिया? देखिए, हम जब पैमाइश करते हैं ना तो सिर्फ शायद जो सुबह से चल रहे हैं वो अपने जहन में रहते हैं, बट फॉर मी मोस्ट इम्प्रेसिव एंड सबसे स्ट्रॉन्ग जो मूव था, रिवर्सल था, वो था निफ्टी आईटी का, क्योंकि जो ओपन था वही लो था। देन निफ्टी रियल्टी आज करीब करीब 1% ऊपर, निफ्टी ऑटो 1.5% ऊपर, मारुति ने, आयशर मोटर्स ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ। एनर्जी स्पेस इन द लीडरशिप ऑफ आई थिंक रिलायंस अबव 1400, इसने एक लीड दिया। ऑयल एंड गैस स्पेस और बीएससी कैपिटल गुड स्पेस, ये पिछले 2 दिन से काफ़ी रंगत दिखा रहा है। आगे आते हैं अगले स्लाइड्स पे, कुछ सेक्टोरियल एनालिसिस के बाद अब आते हैं हम जो बैकफुट पे थे जिसमें कैपिटल मार्केट थी, नो डाउट अबाउट दैट। आई थिंक जो चीज़ जिसको लेके बाजार थोड़ा सा भ्रमित है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा, और एफएमसीजी आज शॉर्ट साइड पे था। निफ्टी के टॉप गेनर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, क्या शानदार रिवर्सल लिया इसने सुबह सुबह। एमएनएम और एलएनटी ने आज स्ट्रॉन्ग मूव दिया। एलएनटी ने पिछले 2 सेशन में ही एक सिग्नल दिया था कि मैं इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहा हूँ। आयशर मोटर्स, मारुति एट ऑल टाइम हाई। भारतीय एयरटेल का रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग था, 1942 पे ये क्लोज होने जा रहा है। तो ये आज के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स। बैकफुट पे था श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट्स पे डेंट पड़ा। आज बैकफुट पे था टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फाइनेंस से बैकफुट पे रहे। मार्केट शट, निफ्टी करीब 25252 पे और बैंक निफ्टी करीब 55,166 पे, निफ्टी आईटी 36,252 पे, और जिस कहते हैं ना मैंने रंगत रंगत और रंगत हर जगह। और श्रेया, मानिए न मानिए, बट आज सुबह जो वो ट्रेड डील पर वार्ता, जो बातचीत रिज्यूम हुई, उससे बहुत कुछ बाजार ने कयास लगाया, आभास लगाया और प्रयास करने की कोशिश करी उस पर रिएक्ट करने। मेरे ख्याल से तो वही है ये। बिल्कुल, उसने कहीं ना कहीं तो सेंटिमेंट सुधारा है, तभी अच्छी रैली हमें देखने को मिली। और एक और अपडेट मार्केट का पंचनामा में 3:35 पर हमारे साथ जुड़िए सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम, एक्स पर, यूट्यूब पर। और आज हमारे साथ होंगे पंकज रांधर जी, जो आपके क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे और आप खुशी के साथ आज सवाल पूछेंगे पंचनामा में, तो जुड़िए 3:35 पर। जी हाँ, पंचनामा में सवाल खुशी खुशी। और फिर हम आपसे मिलेंगे कल मंगलवार, है ना, ट्यूसडे फैक्टर के साथ सुबह सुबह। कल मंगलवार है? नहीं, अच्छा बुधवार, सॉरी माफ कीजिए, बुधवार। बिल्कुल, आज एक्सपायरी हो गई बुधवार के दिन, है ना, मिडवे आ चुका है श्रेया। दरअसल मैं एक छुट्टी प्लान कर रहा था, लेकिन शायद अब ना जाऊं, दिक्कत ये है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। नहीं, आपको anyway, आज की मार्केट की क्लोजिंग देखकर प्यार हो गया काम से, इसलिए आप सोच रहे हैं। और नहीं, ऐसा क्लोज रोज मिले तो अच्छा है, ऐसा क्लोज रोज मिले तो अच्छा है। खैर, ये कहते हैं ना, ये तो दिल बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, वो ऐसी क्लोजिंग उसको रोज चाहिए। बिल्कुल। कल सारे समीकरण, तथ्य, फैक्टर्स और ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट लेके ये पैनल आपके साथ सीएनबीसी आवाज़ का सुबह मिलेगा, फिर मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।